नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञप्ति पीसीएस की संजीवनी सीरीज में। इसके पहले हमने करंट अफेयर्स के जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के करंट अफेयर को शामिल कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाना पहले वह वीडियो देख लेना। फिर आपके रह जाते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर, और कुछ यहां पर जनवरी का करंट अफेयर भी इस वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा। तो लगे हाथ आपके लास्ट 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर यहां से कंप्लीट करा देंगे। और बिल्कुल भरोसा रखना, आप इससे बाहर आपको 2-4 प्रश्न भले ही देखने को मिल जाएं, अदरवाइज 90 से 95% आपके प्रश्न सारे करंट अफेयर्स के यहीं से निकल जाएंगे। बढ़िया से रिवीजन करना है, और जैसे वीडियो में आपको जो निमोनिक्स बताई जाए, जो तरीके बताए जाए, कनेक्टिंग वर्ड्स बताए जाए, उसके आधार पर आपको याद रखना है। और वो याद कैसे रहेगा? वो याद तभी रहेगा ना जब बार बार हमारे साथ आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करना है, बार बार वीडियो को देखना है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, कोई चार्ज नहीं है उसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो में हम 50% भाग को कवर कर लेंगे, इन 3 महीने और 4 महीने के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो यहां हम राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैज्ञानिक और आर्थिक मुद्दे, बिल्कुल उसी आधार पर हम 2 पार्ट में यह वीडियो लाएंगे जैसे पिछले 3 महीने का वीडियो आपके साथ कराया गया था। और मजा उतना ही आएगा, सारे तथ्य आपको क्या है वीडियो के साथ ही साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि तथ्यों के साथ जब आप खेलने लगेंगे ना, तो फिर तथ्य आपके लिए कठिन नहीं रहते हैं याद करने। चलो फिर शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। तो पहला आपका देखिए जो न्यूज है वह है इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर के। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्पस से क्या जरूरी है जानना, यह इसमें देखेंगे। और जब मेंस के पर्पस से आप पढ़ते हो इस टॉपिक को, तो वहां पर हम 2 स्टेट थ्योरी को देखते हैं कि कैसे भारत जो है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों को मान्यता देता है। बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन भारत की फिलॉसफी क्या रही है, या भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है वह क्या है, वह क्लियर तरीके से देखो, अभी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट भी किया था जब यह इजराइल फिलिस्तीन का विवाद बढ़ा था। तो यह सब मेंस का टॉपिक रहता है कि अब भारत और इजराइल के संबंध किस तरीके से रहेंगे, और भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरीके से रहने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आज प्रीलिम्स के पर्पस से निकालनी है न्यूज की, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन बनाना तो कैसे बनेगा। सबसे पहले जानेंगे हम भाई हमास के द्वारा क्या होता है। सर्वप्रथम इसराइल पर हमला किया जाता है। अब इसराइल इसके प्रत्युत्तर में जो अभियान चलाता है ना, उसका ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा आपसे। उस ऑपरेशन का नाम है भाई ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स कठिन नहीं है याद करना। क्यों? क्योंकि इसराइल के आप एयर डिफेंस सिस्टम को तो हर कोई जानता है, और बहुत चर्चा में रहा था। क्या नाम था उसका? आयरन डोम। पता होगा ना आपको, आयरन डोम से ही आप तैयार कर लेना भाई। इसके ऑपरेशन का नाम भी क्या रहा है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और आयरन डोम को लेकर के बड़ी आलोचना भी हुई थी कि क्या भाई फिलिस्तीन ने जो लगातार इजराइल देश पर लगातार जो हमले किए हैं मिसाइल के माध्यम से, क्या वह उसमें विफल रहा है रोक पाने में, यह इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है? तो आपका आंसर होना चाहिए यहां पर नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से और बहुत कम समय में क्या था, इसे रोकना था आयरन डोम को। तो ये चलो अलग कहानी है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो मेंस में अच्छे से जानेंगे इसको। अभी जानना है कि इजराइल के द्वारा जो प्रत्युत्तर में मिशन चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, वह है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और दूसरा आपका मिशन है ऑपरेशन अजय। यह क्या था भाई? ऑपरेशन अजय क्या होता है? भारत के द्वारा जो इजराइल में हमारे नागरिक फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसका नाम था आपका ऑपरेशन अजय। तो यहां से 2 हमें मिले पॉइंट्स, और यह 2 फैक्ट ही आपके एग्जाम में आने की गुंजाइश बहुत अधिक है। पहला ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, दूसरा आपका ऑपरेशन अजय। दोनों यहां देखो लिख दिए गए हैं, और इन्हें बार बार बढ़िया से पढ़ना है ताकि फिर आप भूले नहीं अगर कभी भी एग्जाम में आता है। चलो फिर अगली न्यूज देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं पहले। देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे यह नाम दिया गया था औपचारिक रूप से। बेसिकली यह जो अधिनियम है, महिलाओं को लोकसभा और विधानमंडल में आरक्षण का प्रावधान करता है। कितना आरक्षण? 1/3 आरक्षण। बोले फिर यह जरूरी क्यों है? यह जरूरी इसलिए है कि अभी तक यह प्रयास होता रहा था कि महिलाओं को भी भाई लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। इतनी प्रतिशत, 33% सीटें जो है इनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, बशर्ते महिलाओं की संख्या कितनी है? 50% है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो महिलाएं 50% है, और यह 33% का जो विधेयक आता था बार बार, वह पारित नहीं हो पाता था। अभी के समय में यह विधेयक अधिनियम बन चुका है, तो यह न्यूज में है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। हुआ क्या था, सर्वप्रथम देखेंगे हम प्रयास कब हुआ। पहली बार जो प्रयास किया गया वह 11वीं लोकसभा में, एचडी देवगौड़ा साहब जो हैं आपके, उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं, उनकी सरकार में 11वीं लोकसभा में यह विधेयक आता है आपका लोकसभा में, लेकिन यह पारित नहीं हो पाता है। उसके बाद यह कई बार प्रयास किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया पुरुष मानसिकता के चलते। इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते थे, पक्ष में भी दिए जाते थे। यह तो हो गया मेंस का टॉपिक।
अब हमने यहां पर देखा कि पहली बार 11वीं लोकसभा में यह विधेयक लाया जाता है। फिर वर्तमान विधेयक की जब हम चर्चा करेंगे, वहां जानेंगे कि भाई जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, यहां ध्यान रखना विधेयक और अधिनियम में आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो भैया, विधेयक पर जब राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है, अंततः जब साइन हो जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। ये तो आपने पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो विधेयक के स्तर पर आया था वो 128 नंबर का विधेयक था और 28 सितंबर तारीख थी जब यह राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर मिलती है और यह अधिनियम बन जाता है। अधिनियम के स्तर पर पूछा जाए तो यह 106वां था। कौन सा था? 106वां। और 128 में ही देखो आपका 28 जो है दिख रहा है, यहां से हमें याद हो जाएगा कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक था और 28 से हमने निकाला 28 सितंबर को यहां पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं और वह अधिनियम बन जाता है। अब से लोकसभा और विधानसभा साथ ही साथ एनसीटी दिल्ली में, जो दिल्ली में विधानमंडल है, वहां पर महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा। यह न्यूज समझ में आ गई होगी, बैकग्राउंड से चीजें समझाई हैं तो बहुत आसान हो गया होगा। बोले यार क्या अभी के समय व्यवस्था क्या है, यह बता दीजिए, लोकसभा में क्या स्थिति है और विधानमंडलों में क्या स्थिति है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी के समय में जो हमारी 17वीं लोकसभा है, यहां पर 14.36% अभी महिलाओं का प्रतिशत ही है सांसदों के स्तर पर। तो लोकसभा में हमने देखा मात्र 14.36% है। अब कितना हो जाएगा भाई? अब सीटें ही 33% हो जाएंगी और संख्या के स्तर पर 78 महिलाएं सांसद हैं अभी लोकसभा में। और राज्य विधानसभाओं में भी आओ स्थिति देख लेते हैं, यहां भी बहुत अच्छी नहीं है। यहां अगर हमने पाया कि सर्वाधिक अगर विधानसभा कहीं है किसी की, तो त्रिपुरा की है, जहां 15% जो है महिलाएं हैं वहां की विधायक। और न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम देखिए यहां पर दिया नहीं है, न्यूनतम गलत हो गया है, शायद मिजोरम है, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर 0 है, वहां पर एक भी महिला विधायक नहीं है, पूर्वोत्तर का ही कोई राज्य है यहां पर। अब उत्तर प्रदेश में देखते हैं भाई, उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं हम, तो यहां जान लो उत्तर प्रदेश के बारे में। हालांकि जब यूपी स्पेशल पढ़ा है तो वहां देखा था कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 47 महिला विधायक हैं, जो यहां की विधानसभा सीटों की 11.91% हैं। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे फैक्ट तैयार हो गए। अब नारी शक्ति अधिनियम से कोई भी तथ्य इससे बाहर नहीं जाएगा, जितना आपको मटेरियल यहां पर दे दिया गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं एशियन गेम्स को लेकर के। देखो भाई, एशियन गेम्स को लेकर के समझ में आ गया होगा, यहां एशियन जितनी कंट्रीज हैं इनके मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और वह एशियन गेम्स के रूप में जाना जाता है। हमें यहां से क्या क्या देखना है, निकालनी है न्यूज, क्या पूछी जा सकती है। पहली तो देखो, यह मेजबानी किसके द्वारा की जा रही इस वर्ष। तो एशियन गेम्स की मेजबानी जो है आपकी हांगझोउ चीन में, अर्थात चीन के द्वारा यह मेजबानी की जा रही है। और आधिकारिक मशाल है हमारी एटर्नल फ्लेम। तो फ्लेम आप समझते हैं, मशाल में क्या होता है? आग जलती है ना, और फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग होता है। तो यहां से याद हो जाएगा आधिकारिक मशाल क्या है? एटर्नल फ्लेम है। शुभंकर, शुभंकर देखिए 3 स्पोर्टी रोबोट रहे हैं आपके, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन। आपको लास्ट वाला पकड़ना है, चेन कॉन्ग लियोन, कई बार बोलना है इसको, चेन कॉन्ग लियोन। ये तीनों क्या हैं? आपके स्पोर्टी रोबोट रहे हैं इसके शुभंकर। और आदर्श वाक्य क्या था एशियन गेम का? तो इस बार का जो आदर्श वाक्य रहा है वह हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर रहा है। पूछ लेगा भाई 19वें एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है, वहां 4 ऑप्शंस बने होंगे। तो आपको हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, अर्थात फ्यूचर में सभी को हर्ट, सभी को मतलब दिल से जुड़ना है, इसका सेंस यह निकलता है। आधिकारिक प्रतीक क्या है? आधिकारिक प्रतीक रहा है टाइड सर्जिंग। जो यहां पर नदी मौजूद है हांगझो में, वहां पर नदी में टाइड्स बहुत अधिक आते हैं, तो इस कारण से जो प्रतीक है वह टाइड सर्जिंग रखा गया है। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखो भैया, जो एशियन गेम्स थे वहां भारतीय टीम भी पहुंची। अब भारतीय टीम के जो रिप्रेजेंट करते हैं शुरुआती स्तर पर, भारतीय ध्वजवाहक पूछे जाते हैं आपसे। एक तो जो उद्घाटन समारोह होता है वहां पर ध्वजवाहक, और जब समापन होता है, जब समापन के स्तर पर ध्वजवाहक भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो याद करेंगे भाई, जब उद्घाटन हुआ एशियन गेम्स का, तो उसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे हमारे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। हरमनप्रीत सिंह देखिए आपके हॉकी प्लेयर हैं और लवलीना आपके मुक्केबाज हैं, ठीक है, सभी ने इनके बारे में खूब सुना होगा। अब हरमनप्रीत, प्रीत का मतलब क्या होता है? प्रीत का मतलब ही लव होता है, क्लियर, प्रीत ही लव होता है भाई। तो हरमनप्रीत और लवलीना दोनों ध्वजवाहक रहे थे हमारे उद्घाटन समारोह में। और श्रीजेश कौन है भाई? ये हॉकी के विकेट कीपर हैं, सभी जानते होंगे, इनकी बहुत चर्चा हुई थी। अब श्रीजेश, हम कोई भी कार्यक्रम जब खत्म करते हैं तो इतिश्री करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? आप विलोम में भी पढ़ते होंगे, इतिश्री जो होता है कोई कार्यक्रम का समापन करना। तो इतिश्री से हमने याद किया भाई, जब समापन समारोह हो रहा था तो श्रीजेश को क्या किया गया था? भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था।
पहली बार देखिए जो शामिल होने वाले गेम हैं वह ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग है। पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लीजिए। अब महत्वपूर्ण फैक्ट सबसे ज्यादा यह है और सभी को याद भी रहता है कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं। अब एशियन कंट्री में अगर सर्वाधिक पदक कोई जीतता है तो कॉमन सेंस लगाकर भी बता सकते हो चाइना है वह। चाइना के बाद आपका जापान है और तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहता है। चौथा कौन रहा है भाई एशियन गेम में? चौथे नंबर पर हमारा भारत रहा है। तो हम जब भारत का देखो ऐसे मैप देखेंगे, एशिया का मैप समझते हैं, तो चाइना आपका देखिए यहां पर मौजूद है और उसके बगल में ही देखो जापान मौजूद है और नीचे ही दक्षिण कोरिया है। यही तीनों मिलकर देखिएगा पहले, दूसरे और तीसरी रैंकिंग पर नजर आएंगे और चौथे स्थान पर देखो भारत नजर आएगा। थोड़ा मैप पर भी इसको समझ लिया, अब हमारे दिमाग में सेट हो गया परमानेंट। भारत ने यहां पर 107 पदक जीते। यहां पर एक न्यूज आपके लिए जरूरी है जानना कि पहली बार ऐसा है कि किसी एशियन गेम में भारत के द्वारा 100 प्लस पदक जीते गए हैं। तो भारत की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है और थोड़ा ऐतिहासिक जीत भी है, क्योंकि 100 प्लस पदक आज तक कभी भारत ने नहीं जीते किसी भी एशियन गेम में। तो यह पूछे जाने की गुंजाइश यहां से बढ़ जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां पहली बार हिस्सेदारी ली थी इस एशियन गेम में। अब आते हैं भाई, देख लेंगे कि भारत का सबसे युवा पदक विजेता कौन रहा। पूछ लिया भाई अगर भारत का, बताइए सबसे युवा पदक विजेता और उम्र दराज पदक विजेता, दोनों देखो याद हो जाएंगे। पहले जान लो क्या नाम है। नाम है इनका संजना बथुला और दूसरा नाम है आपका जो उम्र दराज विजेता है जग्गी शिवदशानी। देखो याद कैसे करना है। देखो जो युवा होते हैं ना उनको सजने का बड़ा शौक होता है कि नहीं होता है। तो युवा को हमने सजने से याद कर लिया, सजना को, ठीक, संजना को याद कर लिया हमने सजना से, और युवाओं को क्या होता है? सजने का बड़ा शौक होता है भाई। उम्र दराज से देखो हम याद करेंगे शिव दशानी। अब दशा जो होती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे दशा क्या होती जाती है? खराब होती जाती है। तो दशा से हमने याद किया शिव दशानी को और उम्र दराज ही हमारे पदक विजेता रही थी। तो हमें यहां से कनेक्ट कर लेना है, दो कनेक्टिंग वर्ड निकालने हैं और हमें यह नाम याद हो जाएगा। अब मूल्यवान खिलाड़ी के स्तर पर जो पुरुष हैं दोनों ही देखो चाइना के रहे हैं, जो मूल्यवान खिलाड़ी रहे निकल कर आए हैं, सर्वाधिक पदक जीते हैं। बेसिकली यह तैराक रहे हैं दोनों। और पुरुष के स्तर पर झांग यूफेई हैं जो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे। महिला के स्तर पर किंग हैयांग थे। ठीक है, महिला कौन थी? किंग हैयांग। अब मूल्यवान खिलाड़ी में देखो महिला याद करा दे रहा हूं। देखो महिला है जो यंग है, यंग क्या है यंग प्रोनाउंस करो बार बार आप, है यंग। महिला जो है यंग वह सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही है। ठीक है, तो महिला है यंग से हमें याद हो गया कि है यंग जो है सबसे वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं। और पुरुष आप बता दोगे झांग यूफेई हैं, यह याद कर लेना। 20वां एशियाई खेल देखो याद कराता हूं कैसे। पहली रैंक किसकी? चाइना की। दूसरी पर कौन था? जापान था ना। तो दूसरे पर जापान था, तीसरे पर दक्षिण कोरिया था, चौथे पर हमारा प्यारा भारत था। बोले भाई इस बार हो रहा है 19वां चीन में। ठीक है, तो हम पहली रैंक लाए। तो चीन बोला, कहानी सुना रहा हूं इससे आपको याद हो जाएगा, परमानेंट यह चीजें दिमाग में चली जाएंगी। चीन बोला भैया दूसरी रैंक तुम्हारी आई है जापान, चलो अगला संस्करण तुम करा लो अपने यहां पर। ऐसा बोला नहीं है, ऐसा याद कराने के लिए बता रहा हूं। तो चीन जापान से बोला चलो अगला जो 20वां संस्करण होगा एशियाई खेल का वो तुम करा लेना टोक्यो में। बोला ठीक है भैया, हम दूसरे नंबर पे थे तुम्हारे पीछे पीछे। बोले हाँ थे, इसीलिए चलो तुमको हम कराने दे रहे हैं। तो अब पूछा जाएगा 20वां एशियाई खेल कहां हो रहा है? तो टोक्यो जापान में हो रहा है। याद हो गए होंगे सारे तथ्य भी, है ना। अब आते हैं सूचकांक पर। यह सूचकांक से देखिए क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं। कौन सा सूचकांक है? नवाचार सूचकांक। सारी चीजें भी यही याद करा दूंगा सब कुछ, इसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको रिवीजन करना होगा भाई। जो चीजें यहां बताई जाए ना उसको रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब वो बैठाल के तो मैं करा नहीं सकता हूं, यहां पर होते तो फिर से वो भी रिवीजन भी कराता। चलो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में सबसे पहले आप जानो नवाचार सूचकांक क्या होता है। देखो जो राष्ट्र होते हैं वहां पर इनोवेशन के लिए उस राष्ट्र के लोगों को प्रमोट किया जाता है। बेसिकली वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रमोट किया जाएगा और वह देश क्या करेगा? अपने यहाँ के लोगों को नवाचार के लिए प्रमोट करेगा। उस आधार पर यह रैंकिंग निकाली जाती है कि किस देश में क्या स्थिति है नवाचार को लेकर के। यह है बेसिकली वैश्विक नवाचार सूचकांक। अब नवाचार जो इनोवेशन कोई भी करेगा तो उसके लिए क्या चाहेगा? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको मिलना चाहिए। उस पर कराता है कि नहीं कराता है? आप भी कोई नवाचार अगर करते हो तो इससे संगठन हमें याद हुआ कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है यह जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक को। क्लियर? यह समझ में आ गया होगा आपको कि यह संगठन बहुत आसान है याद करना। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बोले इसकी थीम देखो, यहां पर थीम मिसिंग है, आप थीम यहां पर लिख लेना। मैं थीम लिखाई दे रहा हूं यहां पर, अनिश्चितता। क्या है थीम इसकी? अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। ठीक है, यह थीम आप अपनी पीडीएफ में इसको साइड में लिख लेना, यह मिस हो गई है यहां पर। तो इसकी थीम रही है कि अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार करना नहीं छोड़ना है भैया। अब शीर्ष स्थान पर कौन है? क्वेश्चन देखो इन्हीं में से आएगा। शीर्ष पूछेगा या अंतिम पूछेगा या भारत की रैंक पूछ लेगा। भैया भारत कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इससे बाहर क्या ही पूछेगा यार सूचकांक में। या तो जारी करता या शीर्ष या अंतिम या भारत का स्थान, बस इनको अभी याद कर लेंगे और ये देखो साथ के साथ याद होंगे। शीर्ष स्थान पर आपका है स्विट्जरलैंड।
आंख बंद करके याद कर लिया करो कि नवाचार सूचकांक में 13 वर्षों से लगातार जब स्विट्जरलैंड है, तो कोई तरीका बना लो आप। देखो नवाचार कहां के लोग करेंगे, नवाचार उसी देश के लोग करेंगे जो देश बड़ा शांतिप्रिय होगा। और धरती पर स्वर्ग किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जब विश्व युद्ध आपका हुआ था, आपको बताया था कि विश्व युद्ध के टाइम पर ना तो मित्र राष्ट्र ना धुरी राष्ट्र दोनों ने तय किया कि स्विट्जरलैंड पर भैया कोई हमला नहीं करेगा, किसी भी गुट में नहीं रहेगा। तो मस्त एकदम, इसीलिए धरती का स्वर्ग आज भी बना हुआ है। तो यहाँ के लोग भी क्या है, फ्री हैं एकदम। अब नवाचार कौन करता है, 2 वक्त की रोटी जो नहीं कमा पा रहा है वो नवाचार करेगा, जो एकदम फ्री उन्मुक्त मुक्त रूप से घूम रहा होगा वही नवाचार करेगा। तो ऐसा देश कौन है आपकी नजर में, ऐसा देश मेरी नजर में भैया स्विट्जरलैंड है। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड यहां पर शीर्ष स्थान पर खड़ा नजर आएगा। अब अंतिम स्थान पर कौन है, अंगोला है। याद करेंगे इसको। बोले भैया ई कौन सा गोला है जहां से कोई एक भी आदमी नवाचार ही नहीं कर रहा है, इनोवेशन जानता ही नहीं है। बोले ई गोला है भैया अंगोला। तो हमें याद हो गया अंतिम स्थान है अंगोला का। अब भारत को समझते हैं। भारत का जो स्थान रहा है वह 40वां रहा है। और यह निम्न मध्यम आय समूह वाले अगर राष्ट्रों में पूछा जाएगा तो वहां प्रथम स्थान पर है। लेकिन यहां हम ओवरऑल सूचकांक में देख रहे हैं, भारत की रैंक 40 है। बहुत आसान है याद करना, ध्यान से देखना। आपको लिखना है कॉपी पर तुरंत नवाचार। क्या लिखा आपने, नवाचार। तुरंत आपको लगाना है 0, 4 के आगे क्या लगा देना है, 0। तो यह हो गई भारत की रैंक। नवाचार में ही छुपी हुई है भैया भारत की रैंक। क्या है, 4 0 क्या होती है, 40। भारत की रैंक क्या है, 40। मजा आया कि नहीं, है ना। ऐसे ही तरीके बताए जाएंगे कि आपको यह देखते ही तुरंत याद आ जाएगा वहां एग्जाम में। अब भारत की रैंक समझ आ गई और शीर्ष याद आ गया और आपको संस्थापक याद आ गया, कौन जारी करता कौन है। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं, सब कुछ यही याद हो गया और मजा भी बहुत आया होगा। अब आते हैं भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल जो है, देखो हेरिटेज जो है आपके, पहले जानो हेरिटेज जो है सूचीबद्ध किसके द्वारा किए जाते हैं। यूनेस्को जो संस्थान है, यूनेस्को संस्थान, यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्थान के द्वारा भारत के नहीं, विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में जो उन राष्ट्रों की धरोहरें हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है और पहले सूचीबद्ध किया जाएगा और सूचीबद्ध होने के बाद फिर यूनेस्को के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं उस क्षेत्र में। और जब यह सूचीबद्ध हो जाता है तो समझिए उन क्षेत्रों के लिए वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी और पर्यटन भी इन क्षेत्रों में बढ़ता है। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब यूनेस्को के द्वारा अभी इस साल भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं। आओ भैया पहले समझते हैं इसकी जो समिति हुई, जिस समिति ने तय किया, वह समिति की बैठक कहां पर हुई। तो बैठक होती है हमारी रियाद, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बैठकर लोग बोलते हैं कि चलो भैया हम 42 नए स्थल देख रहे हैं विश्व स्तर पर जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की जरूरत है। यह 42 देखो अभी कैसे 2 चीजें याद कराएगा। कैसे, 42 नए जो है धरोहर स्थल वैश्विक स्तर पर तो सोचे गए, इसके साथ सोचते ही यहां पर अब जानेंगे कि भारत में भी 42 स्थल ही हो चुके हैं। जैसे ही इनमें से 2 स्थल भारत के लिए सोचते हैं ये लोग कि यह 2 स्थल कौन कौन से, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और होयसल मंदिर आपका कर्नाटक में स्थित है। बोले भैया जैसे ही यह शांति निकेतन और होयसल ये दोनों शामिल किए गए भारत के विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज में, वैसे ही भारत में टोटल स्थल हो जाते हैं 42। तो 42 से 42 देख रहे हो कैसे जुड़ रहा है। अब बात आएगी, अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक यह विश्व धरोहर किस देश में है, तो सर्वाधिक भैया इटली में है। 59 आपके वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हैं इटली में। यहां हमें समझ में आया कि विश्व धरोहरों के स्तर पर क्या प्रयास किया गया। अब जो 2 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। जो शांति निकेतन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा एक आश्रम पश्चिम बंगाल में खोला जाता है, उसका नाम होता है शांति निकेतन। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे आश्रम को विद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। आज के समय में शांति निकेतन का नाम बदल के हो गया है विश्व भारती। क्या नाम हो गया है, विश्व भारती हो चुका है। अब यूनेस्को ने ये सब चीजें देखी, भाई पढ़ी तो उसने भी होगी, उसने उठाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज में की श्रेणी में डाल दिया है। अगला आपको दिख रहा होगा होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहां पर है, देखो कर्नाटका में स्थित है ये मंदिर। और यहां देखिए इमेज लगाई गई है और यह इमेज देखकर आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा यह द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। अब यह द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, जब आप कल्चर पढ़ते होगे, आर्ट एंड कल्चर, तो वहां इनके बारे में पढ़ रखा होगा कि दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं वो सारे द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। उसी में आपके यह होयसल के मंदिर आते हैं। अब यह होयसल के मंदिरों को और शांति निकेतन को, इन दोनों को इस बार हेरिटेज में डाला गया है। छोटी मोटी जानकारी आपको दे दी है, थोड़ी थोड़ी जानकारी इतनी ही जान लो खाली, क्योंकि करंट के पर्पज से आपके जब एग्जाम में आएगा तो इतना ही जानते होगे आप, तो फिर आप अपना आंसर गलत नहीं करोगे। अब भारत में हो जाते हैं टोटल 42 स्थल, अर्थात भारत में इस समय हेरिटेज कितनी है जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो 42 हो गए भैया। और 42 में 34 कैसी हैं, कल्चरल हैं।
34 आपकी कल्चरल है, एक मिश्रित है। मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, यह सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपकी मिश्रित हेरिटेज है, 7 आपकी नेचुरल है। और यह सातों मैं उम्मीद करूंगा आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो चलो भैया यहां पर बता रहा हूं, सातों ध्यान रखना, क्योंकि 34 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, याद नहीं रख पाओगे। एक बार लिस्ट इसकी देख लेना। मिश्रित वाली भी पता होनी चाहिए, पूछ लेगा कौन सी मिश्रित के अंतर्गत आती है। एक है तो पूछने की गुंजाइश ज्यादा है, यहां 7 हैं, यह भी बड़ी कम है। तो यहां से क्या है, आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो नहीं तब बता पाओगे जब आपको सातों पता होंगी। तो दो देखो आपकी नेशनल पार्क कहां से हैं? असम से हैं। तो हम सीधे मैप, भारत के मैप में चलते हैं और मैप में पकड़ते हैं। सबसे पहले असम के हम 2 क्षेत्र देखेंगे, कौन कौन से? काजीरंगा है और मानस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं भाई। पश्चिम बंगाल में हमें सुंदरवन दिखाई दिया। 3 हमें स्थल दिखाई दिए जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, वो भी प्राकृतिक वाले में। कौन से? काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क और तीसरा है सुंदरवन। आगे बढ़ेंगे फिर हम इधर उत्तर में आएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखो हमें दिखाई दिया नंदा देवी। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड का है। और हिमाचल प्रदेश से आपका ग्रेट हिमालय है। कितने हो गए आपके? 5 हो गए, बचे कितने? 2। तो फिर राजस्थान आते हैं। राजस्थान में केवला देव है। केवला देव भी प्राकृतिक रूप से संरक्षित है यूनेस्को में, वर्ल्ड हेरिटेज में। बचता है लास्ट, तो लास्ट भैया पश्चिम आ जाओ अब। और पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है पूरा, यह भी शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में। तो सातों क्लियर। 2 असम में आपके जो नेशनल पार्क हैं, फिर आपका पश्चिम बंगाल का भैया सुंदरवन भी है, और नंदा देवी देखो उत्तराखंड से नंदा देवी ही है। यहाँ राजा जी भी दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, तो वह गलत हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय हो गया, केवला देव देखो राजस्थान से ले लिया गया है, और पश्चिमी घाट का कौन सा है? पश्चिमी घाट पूरा का पूरा ही शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश से कोई भी क्षेत्र नहीं है प्राकृतिक वाले में, ध्यान रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक, क्योंकि करंट के साथ साथ और भी चीजें जोड़कर जब समझाई जाएंगी तो यह करंट वाली न्यूज जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और वह इंटरेस्टिंग बनाने का ही प्रयास किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे बुक से तो आप पढ़ ही लेते हो। फिर आते हैं भाई अगले टीके की खोज, जो दूसरा मलेरिया रोधी टीका है। क्योंकि मार्क्यूरियस आपने पढ़ा होगा, पिछले साल की 21 की न्यूज थी, वहां पर पहला मलेरिया रोधी टीका खोज कर ली गई थी। अभी न्यूज में आता है दूसरा मलेरिया रोधी टीका, यह है R21, जिसे मैट्रिक्स M नाम दिया गया है। और मलेरिया आपको पीछे पढ़ाया था, जो प्लाज्मोडियम होता है बैक्टीरिया, इसके चलते यह मलेरिया, जब वायरल और बैक्टीरियल सारी डिजीज पढ़ाई थी, वहां मलेरिया के बारे में बहुत डिटेल समझाया था कि मच्छर कैसे अपनी लार ग्रंथियों में यह बैक्टीरिया लेकर मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और फिर मनुष्य क्या है इससे प्रभावित होता है। अगर आपने बायोलॉजी की वह क्लास नहीं देखी डिजीज वाली, बहुत अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा, और यहां से प्रश्न आपके खूब बनाए जाते हैं। अब मलेरिया रोधी टीका की बात की जाएगी। यह टीका आपको पता होना चाहिए कि विकसित किसके द्वारा किया गया है। तो भैया यह जो टीका विकसित किया गया है, यह जेनर इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है, और सीरम इंस्टीट्यूट, भारत की जो टीका बनाने वाली कंपनी है ना, जो भी कंपनी है उसका आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, भारत के विश्व की सबसे बड़ी यह संस्थान है। अब यह दूसरी कौन सी है? दूसरी है जेनर। जेनर के बारे में तो सुना होगा ना, एडवर्ड जेनर, यह इम्यूनोलॉजी के फादर बोले जाते हैं, और इन्होंने किस टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी भैया। उत्तर उससे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, तो इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देते हुए जो इंस्टीट्यूट का नाम है, इन्हीं के नाम पर है, जेनर इंस्टीट्यूट। याद हो गया होगा आप, इसलिए कहानी इतनी बताई गई। अब इसको क्या समझना है, जब मलेरिया के बारे में टीका देखा तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है शून्य मलेरिया स्थिति तक पहुंचने का समय। आगे थीम और लंबी है, लेकिन इतना ही याद रखना है, शून्य मलेरिया स्थिति तक टारगेट है भाई, 0 मलेरिया स्थिति तक पहुंचना है हमें। आगे बढ़ते हैं भाई अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है भाई इंडिया एजिंग रिपोर्ट को लेकर के। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, आपको एजिंग समझ में आ रहा होगा, जिनकी एज हो रही है भैया उनके लिए यह रिपोर्ट आई है। और जिनकी एज होती जाती है, जैसे ही बूढ़े होते जाते हैं, तो वह कार्य करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। समझ लेना, यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही है, उससे कनेक्ट करके चीजें याद होंगी आपको। भैया जैसे ही बूढ़े लोग होते जाते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है। बोले ठीक है, तो वह जितनी जनसंख्या होती है बूढ़े लोगों की, उन पर कोष बहुत ज्यादा खर्च होता है, कोष कमा नहीं पाते हैं बेचारों पर, खर्च ज्यादा करना पड़ता है। तो याद इसलिए कराया गया, यह बताई कहानी क्यों गई, क्योंकि जो जारी करता है ना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत है। कौन जारी करता है? जनसंख्या कोष भारत। इस जनसंख्या पर बड़ा कोष लगता है, इसीलिए इसका जारी करता हमने याद करने के लिए कहानी सुनाई थी। अब थीम क्या है इसकी? थीम है हमारे बुजुर्गों की देखभाल, संस्थापक जितनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी स्टेब्लिश्ड प्रोसेस हैं आपके, वही आपकी थीम रखी गई है कि हमारी बुजुर्गों की देखभाल किस तरीके से होती है। अब 60 प्लस आबादी में जो डेटा दिया है, क्योंकि 60 प्लस आबादी को ही बुजुर्ग की कैटेगरी में समझा जाता है,
वैश्विक स्तर पर यहां केवल इतना जान लो कि 13.9% अर्थात लगभग 14% के आसपास जो आबादी है वह बुजुर्गों की आबादी है, और भारत में लगभग 10.5% के आसपास आबादी बुजुर्गों की है। यहां जो आंकड़े आए हैं 2050 के स्तर पर भी बताया गया है कि कितनी आबादी रहने वाली है। यह मेंस के स्तर पर आपके एग्जाम में काम आने वाला है। यहां बहुत ज्यादा ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। एकात्मकता की मूर्ति बड़ी चर्चा में रही। यह जो मूर्ति आपको दिख रही है यह एकात्मकता की मूर्ति बोली जाती है। मैं अभी याद कराता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कौन सी जो है इक्वलिटी मतलब स्टैचू जो है आपका एकात्मकता का है, कौन सा आपका इक्वलिटी का है, और यूनिटी का तो आपको पता ही होगा। सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। यहां चर्चा में दो रही हैं, कौन सी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और एकात्मकता की मूर्ति। यह मूर्ति आपको जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पर यह एकात्मकता की मूर्ति है। बोले याद कैसे कराओगे भैया, अभी याद कराते हैं। देखो, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, है ना। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं। यह बात कौन करता था? यह बात करते थे आपके शंकराचार्य, करते थे ना। अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। अद्वैतवाद का दर्शन आपको समझ में आता है ना। तो अद्वैतवाद का दर्शन यही है कि ब्रह्म ही आत्मा है या आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसीलिए दोनों एक हैं, तो एक को पकड़ा हमने। और एकात्मकता की मूर्ति किसकी रहेगी? शंकराचार्य की रहेगी। यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और यह कहां पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित की गई है। जब शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री रहते हैं उनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। दूसरे प्रश्न देखो आपसे बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहेगी। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया था वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन बना था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसे ही करंट में क्वेश्चन बने थे। वहां से जो मूर्तिकार पूछ लिया गया था, जो रामवीर सुतार रहते हैं वो मूर्तिकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रहते हैं। क्लियर? तो यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भैया हमें एकात्मकता की मूर्ति के वैचारिक स्केच किसने दिया और मूर्तिकार कौन है, दोनों अभी याद हो जाएंगे यही साथ के साथ। पहले जान लेते हैं कौन है। जो वैचारिक स्केच दिया गया वासुदेव कामत के द्वारा दिया गया। तो वैचारिक स्केच वासुदेव का है। और मूर्तिकार कौन है? हमें मूर्तिकार ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। तो मूर्तिकार आपके हैं भगवान रामपुरे। अब भगवान राम को हमें कनेक्ट करना है मूर्तिकार से। तो ये बताइए किनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है? अभी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है ना। तो गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना किसकी हो रही है भैया? भगवान राम की हो रही है। तो भगवान राम कितना आसान है कि मूर्तिकार कौन है इसके एकात्मकता की मूर्ति के? भगवान रामपुरे हैं। भगवान राम से हमने भगवान रामपुरे को याद कर लिया, अब हमेशा के लिए याद हो गया होगा। अब आदि शंकराचार्य, दूसरा क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के शंकराचार्य बड़ा विवादित रहे, है ना। यह मुद्दा बड़ा रहा, अभी विवादित का मुद्दा रहा है। तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि अद्वैतवाद दर्शन इनके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे दर्शन आते हैं, द्वैतवाद आता है, विशिष्टाद्वैत आता है ना। ये सारे दर्शनों को लेकर के हिस्ट्री वाले वीडियो में सब याद करा दिया था कि द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया और विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा दिया गया, द्वैताद्वैत किसके द्वारा दिया गया। मुझे तो याद है सारा, आपको याद करना है, जाना वीडियो देखना जाकर कैसे समझाया था वहां पर। अब देखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का दर्शन दिया वहां समझ में आया कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्म और आत्मा दोनों को एक बताया इन्होंने। तो एकात्मकता की मूर्ति याद किया। 4 मठों की स्थापना की थी इन्होंने देश के चारों कोनों में। उड़ीसा में इन्होंने पुरी की, उत्तराखंड में बद्रीनाथ आपको दिखाई देगा, गुजरात में द्वारका और कर्नाटका में आपको श्रृंगेरी दिखाई देगी। तो यह 4 आपको मठ दिखाई देंगे इनके द्वारा। कहां कहां पर स्थापित किए गए? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी। क्लियर? तो इतना ही आपको तैयार करना है, बस सारा फैक्ट आपको यहां से तैयार हो गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को भी साथ साथ देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को लेकर के अभी 2 न्यूज आई आपकी चर्चा में। पहले क्या होता है, हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि इक्वलिटी की बात कौन करता था? बोले भाई 4 वर्ण होते थे। हाँ समझो, यहां पर 4 वर्णों में एक जो चौथा वर्ण होता था उसके साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाता था। बोले सभी वर्णों के साथ कैसा ट्रीट होना चाहिए? ट्रीटमेंट, इक्वलिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये इक्वलिटी की बात कौन करता था? बाबा साहब अंबेडकर लगातार बात करते थे इक्वलिटी की। तो इनकी जो स्टैच्यू होगी उसे क्या बोला जाएगा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बोला जाएगा। और इनकी प्रतिमा कहां लगाई गई है? हैदराबाद में लगाई गई है। तो हैदराबाद में इनकी प्रतिमा लगाई जाती है। अब समझे यहां से, एक तो करंट की न्यूज यह थी, दूसरा इनके शिल्पकार वही थे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के थे। तो बहुत आसान है याद करना, कौन? रामवीर सुतार। इन्होंने ही सरदार भाई पटेल की भी मूर्ति की स्थापना की थी। जो शिल्पकार उसके यही थे, रामवीर सुतार थे। इसको लेकर दूसरी न्यूज ये आई कि यूएसए का जो मैरीलैंड राज्य है इसने भी बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति प्रतिमा है इसकी प्रतिलिपि बनवाई। यह जो दिख रही है मूर्ति, यह हैदराबाद के तेलंगाना में लगाई गई थी। और सेम इसकी प्रतिलिपि कहां लगाई गई है? मैरीलैंड यूएसए में लगाई गई है। ठीक, तो इसीलिए चर्चा में रहा 2 बार यह करंट की न्यूज। आगे बढ़े हम तो अगली न्यूज आई, सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। यहां देखो कहानी सुनो थोड़ा, ये क्या है समझ में आ जाएगा। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है तो समझ गए होंगे। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अभी क्या करेंगे हम, तेलंगाना में, तेलंगाना का भी जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है वहां पर
वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। नाम क्या होगा, समक्का सरक्का। अब आपको इसके बारे में अगर पता हो जाए तो आपके लिए यह फैक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा, परिचित सा फैक्ट हो जाता है। देखो समक्का सरक्का की कहानी समझते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यह जनजाति समूह का देखिए प्रतिनिधित्व करती हैं। कैसे, यह दोनों आपस में समझिए माँ बेटी हैं, माँ बेटी, समक्का माँ है, सरक्का आपकी बेटी है। इनके समय होता क्या है, इनके समय देखिए इनके क्षेत्र में जो तेलंगाना का क्षेत्र होता है और यह कोया जनजाति को बिलोंग करती हैं। कौन सी जनजाति, कोया जनजाति को। तो इनके क्षेत्र में सूखा पड़ता है। अब सूखा पड़ने के उपरांत भी यहां पर उस समय शासन कर रहे होते हैं काकतीय वंश के शासक, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तो काकतीय वंश के शासकों के द्वारा सूखा पड़ने के बावजूद तेलंगाना के इन क्षेत्रों पर या इन जनजातियों पर कर लगाया जाता है। अब बोले भैया हम टैक्स दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ चुका है, तो इसका ही विरोध किया जाता है इन माँ बेटी के द्वारा, और इन माँ बेटी के द्वारा विरोध किया जाएगा तो इसी के बाद से ही इनकी पूजा होने लगती है समक्का सरक्का की। क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, जनजातियों में यही मान्यता है ना, जो जो इनके विरुद्ध लड़ा है ना, इनके साथ मतलब रह करके लड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध या शासकों के विरुद्ध, उनकी क्या है आगे पूजा होती है। जैसे बिरसा मुंडा को देखिए भगवान मानते थे है ना, मुंडा समुदाय के लोग, तो इसी आधार पर समक्का और सरक्का की भी पूजा होती है तेलंगाना में। और जो कोया जनजाति समुदाय है, इसके द्वारा हर 2 वर्ष पर समक्का सरक्का जठारा यह मेला होता है, बेसिकली वहां पर मेला लगता है। और यह मेला भारत का जो सबसे बड़ा मेला है, कौन सा, कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद अगर भारत में सबसे बड़ा दूसरा मेला पूछा जाए कौन सा लगता है, तो यह समक्का सरक्का मेला ही लगता है आपका। लेकिन अगर जनजाति स्तर का पूछा जाए, क्योंकि जनजातियों का मेला है, तो जनजाति के स्तर पर एशिया का यह सबसे बड़ा मेला है। जनजाति मेला के स्तर पर एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, समक्का सरक्का। यहीं पर इन्हीं के नाम से, इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। पूरी न्यूज क्लियर तरीके से समझ में आई होगी, सारी कहानी इसीलिए सुनाई गई ताकि यह जो फैक्ट है यह बहुत ही आसान हो जाए, अपना सा लगने लगे। अगली देखते हैं न्यूज वैश्विक पेंशन सूचकांक पर। देखो पेंशन सूचकांक का जो जारी करता है मोनास सेंटर ऑफ फाइनेंस स्टडीज है। अब फाइनेंस स्टडीज ने मर्सर के सहयोग से यह सूचकांक जारी किया है। पेंशन समझ में आ रहा होगा भैया, जो पेंशन प्रणालियां हैं राष्ट्रों में, उनकी तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कौन सी पेंशन प्रणाली ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है। हमारे यहाँ देखो ओल्ड पेंशन प्रणाली को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, तो विवादित तो रहा ही है, तो यह सूचकांक तो चर्चा में रहा। इसीलिए सूचकांक चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इससे भारत की पेंशन प्रणाली की स्थिति की जानकारी मिली। अब जानकारी मिली तो भैया आयोग की नजर में आया होगा और क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ जो शीर्ष स्थान पर रहे, यह 4 राष्ट्र रहते हैं, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल, क्योंकि इन्हें संयुक्त रूप से ए ग्रेड मिला हुआ। यहाँ ग्रेडिंग व्यवस्था की गई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब डी ग्रेड इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारा भारत जो है 45वें स्थान के साथ इसको डी ग्रेड मिला हुआ था। डी ग्रेड का मतलब यह होता है कि आपकी पेंशन व्यवस्था ठीक है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधार करने की जरूरत है। डी ग्रेड का सीधा मतलब है, ए ग्रेड का सीधा मतलब है कि आपकी जो पेंशन प्रणाली है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, तो इसीलिए भारत का जो स्थान है 45वां है और डी ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े भैया, वैश्विक जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग को लेकर के जो आई है रिपोर्ट उसको देखते हैं। यह किसकी है, टाइम्स की है। देखो टाइम्स क्या है अपने आप में पहले समझो। टाइम्स क्या है, ब्रिटेन की मैगजीन है। अब ब्रिटेन की मैगजीन है टाइम्स, तो इसका जो जारी करता है वो THE टाइटल, क्या THE का फुल फॉर्म क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन। जो टाइम्स ब्रिटिश पत्रिका है इसको जारी करता कौन है भैया, टाइम्स हायर एजुकेशन। यह रैंकिंग बनाई जाती है इस एजुकेशन के द्वारा, है ना। तो हमने देख लिया इसका जारी करता दी है, दी शॉर्ट में पढ़ना इसको, दी इसका फुल फॉर्म क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में समझिए आपको कैसी व्यवस्था है यूनिवर्सिटी के लेवल पर, और यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही यह रैंकिंग की जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर पर सबसे आगे खड़ी है। इनके मानकों पर, मानकों के आधार पर तय होता है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है। तो अब कॉमन सेंस लगाकर बताओ कि ब्रिटिश पत्रिका है तो जो यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहेगी वह कहां की रहेगी। मैं याद करा रहा हूं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, याद करा रहा हूं। तो ब्रिटेन की पत्रिका है तो जो ब्रिटेन की ही, यूनाइटेड किंगडम की ही जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार इनकी रैंकिंग में शीर्ष पर रहती है। इसको भी याद इसलिए करना है, समझना है खाली। टाइम्स मैगजीन अगर आपको समझ में आ गई कि ब्रिटिश पत्रिका है तो यह जो आपको यूनिवर्सिटी है क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहेगी। अब भारतीय विश्वविद्यालय, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के विश्वविद्यालयों को लेकर के क्या बोलती है भाई यह रिपोर्ट। तो यह रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालयों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, यह 201 से 250 के रैंक समूह में शामिल है। यहां समझते हैं भैया याद कैसे करें हम। देखो टाइम है ना, टाइम मैगजीन है, और टाइम इस समय किसका चल रहा है, बोले टाइम भैया साइंस का चल रहा है, विज्ञान का ही दौर चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं। यह दौर किसका चल रहा है, विज्ञान का दौर चल रहा है। अब टाइम का मतलब ही दौर होता है और विज्ञान, तो साइंस से हमने याद कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
इसके अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है शीर्ष पर है, और वह भी शीर्ष पर कहां पर है, टॉप 200 में है ही नहीं कहीं पर, 201 से 250 वाले रैंक समूह में शामिल है। फिर आते हैं भैया, इसमें देख ले यूपी के क्या कोई 2 संस्थान शामिल हैं? बोले हाँ बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश की भी 2 संस्थान इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? AMU और BHU। बड़ा आसान है याद करना। टाइम्स किसकी मैगजीन? बोले ब्रिटिश की। और ब्रिटिशर्स क्या काम क्या करते थे भारत में? ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम करते थे कि नहीं करते थे, है ना? हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते थे। तो बोले भाई मुस्लिम वाली जो है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू वाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी हमें याद हो गई कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई है उत्तर प्रदेश की। किसमें? टाइम विश्व जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है उसके अंतर्गत। आगे बढ़े भैया, और याद भी करा दिया मैंने, खाली आप पढ़ के निकल जाते होगे, लेकिन अब क्या है चीजें याद भी रहेंगी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करते हैं भैया। प्रतिभा रैंकिंग जो है, पहले समझो प्रकाशन किसके द्वारा होता है। तो यह जो प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMD। बोले जिसके अंदर भाई प्रतिभा होती है, याद रखो IMD ऐसे पढ़ना है इसको। IMD मतलब आई एम डेवलप्ड बोलता है ना, जिसके अंदर टैलेंट है वो क्या बोलता है? IMD आई एम डेवलप्ड बोलते हैं कि नहीं? तो आई एम डेवलप्ड मतलब होता है IMD जो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग को जारी करता है। ऐसे याद करना है, बशर्ते IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब शीर्ष स्थान कौन है? स्विट्जरलैंड है। देखो स्विट्जरलैंड बहुत आसान है याद करना, और पीछे से कनेक्ट कर लिया करो एक रैंकिंग में। जैसे इनोवेशन में हमने याद किया था, इनोवेशन में कौन है शीर्ष पर? बोले इनोवेशन में भी हमारा स्विट्जरलैंड था। अब जो भैया इनोवेशन कौन करेगा बताओ, आपसे पूछा जाए इनोवेशन कौन करेगा, तो जहां के लोगों में प्रतिभा बहुत अधिक होगी, तो प्रतिभा में भी कौन शीर्ष पर आएगा? स्विट्जरलैंड आएगा। दोनों देखो कनेक्ट करके, जैसे ही दोनों रैंकिंग हमने कनेक्ट करके याद की, तो अब शीर्ष स्थान पूछेगा तो हम प्रतिभा का पूछे चाहे इनोवेशन का पूछे, दोनों में ही स्विट्जरलैंड लगाना है आंख बंद करके, ठीक। भारत की रैंक यहाँ पर 56वीं आई हुई है, और यहाँ 4 स्थानों की गिरावट हुई है इनोवेशन के स्तर पर। यह कभी कभी गिरावट के स्तर पर भी पूछ लेता है, क्योंकि जहां रैंक खराब हुई है वहां जरूर आयोग प्रश्न बनाएगा, ठीक। 56वां हुआ, पिछली बार 52वां स्थान था, अभी 52 से नीचे गिरकर 56वां हो चुका है। कहां पर? प्रतिभा रैंकिंग में। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अनुमान आए हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन को लेकर के। यह कोर फैक्ट है, एकदम आपको पढ़ लेने हैं, इनको केवल बता दिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह जारी किए गए हैं। मुख्य फसलें देखो बताई गई हैं, चावल और गेहूं को लेकर के कि 1105 लाख टन का उत्पादन हुआ है 2022-23 के अंतिम अनुमान के रूप में, और 1357 लाख टन चावल का है। मक्के का 380 लाख टन है, कुल दालों का 260 है। याद क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है ये वाला, कौन सा? कुल खाद्यान्न का उत्पादन भैया भारत में कितना हुआ है? कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है 3296 लाख टन है। मोटा मोटा लिख लेना साइड में, कितना है? 3296 लाख टन। यह आपको कई बार पढ़ना है और ये याद रखना है। सबसे ज्यादा चांस आपके यहीं से हैं एग्जाम में आने के क्वेश्चन, अगर इन सारे फैक्ट से कोई पूछा भी जाएगा। तो फोर्ब्स को लेकर आते हैं भाई। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स के अंतर्गत अभी जानेंगे हम अमीर व्यक्तियों की जो सूची जारी की जाती है। और फोर्ब्स आपको पता होना चाहिए अमेरिकन पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? अमेरिकन पत्रिका है। जैसे इतना तो आप जान लो, टाइम्स कहां की है? टाइम्स ब्रिटेन की पत्रिका है। और फोर्ब्स कहां की है? फोर्ब्स जो है अमेरिकन बिजनेस पत्रिका है। अब इस फोर्ब्स के द्वारा इसकी रैंकिंग बड़ी चर्चा में रहती है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त भी रहती है, इसके जो पैरामीटर्स रहते हैं। तो इसके द्वारा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची निकाली गई, उसमें सबसे अमीर व्यक्ति देखो मुकेश अंबानी है। अब यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्षों से अडानी जो है शीर्ष स्थान पर आ चुके थे। अभी अडानी के साथ थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई और इनके शेयर मार्केट डाउन हुए, इनके शेयर डाउन होते हैं। अब उसके बाद इनकी जो रैंक है वह भी टॉप से नीचे आ जाती है। फिर टॉप पर कौन पहुंच जाएंगे? हमारे मुकेश अंबानी साहब। तो अभी के समय 2023 में जितनी भी रैंकिंग आई है, जितने भी फोर्ब्स हो गया या कहीं भी आप देखोगे, वहां शीर्ष स्थान पर भारतीय कौन नजर आएगा? सबसे रिचेस्ट पर्सन, तो यही मुकेश अंबानी ही अब नजर आएंगे। रिचेस्ट वुमेन अगर पूछा जाए, सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल है। ये सामने इनकी इमेज देखो लगी हुई है। और सबसे यंगेस्ट रिच कौन है? सबसे यंगेस्ट रिच देखिए निखिल कामत हैं। और निखिल कामत जो है जेरोधा के संस्थापक हैं। जेरोधा जानते हो ना आप क्या होता है? जेरोधा जो है आपका स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, किसी स्टॉक को खरीदते हो, तो यह ब्रोकर का काम करती है इनकी कंपनी। आपको बताएगी कि किस शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए, और वहां पर कुछ ब्रोकरेज लेगी, उसके चलते ही यह काम करती है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? सेफ रहे, आपको प्रॉफिट हो। तो निखिल कामत की ही यह कंपनी है जेरोधा। और निखिल कामत जो है यहाँ पर सबसे यंगेस्ट रिच के रूप में जाने जाते हैं इस फोर्ब्स मैगजीन के अंतर्गत। यही साथ के साथ आपको एक हुरून की बताई जा रही है। जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट निकाली गई, यहाँ शीर्ष तो आपके अंबानी ही रहेंगे, यहाँ चेंज होते हैं यंगेस्ट रिच। जो यंगेस्ट रिच हैं इस मैगजीन के अनुसार वह है कैवल्य वोहरा। कैवल्य वोहरा कौन है? कैवल्य वोहरा देखो जेप्टो जानते हो ना, क्विक, जिसके क्विक डिलीवरी बोला जाता है। यह क्विक डिलीवरी क्या है? जैसे आप कुछ भी आप मंगाते हो और 15 से 20 मिनट में आपके पास वह चीज पहुंच जाती है। क्लियर?
जो भी आपका जनरल स्टोर से चीजें लेते थे ना, तो जेप्टो क्या काम कर रहा है, वही 15-20 मिनट में आपको घर पहुंचा रहा है। तो जेप्टो के ही संस्थापक हैं आपके कैवेल्य वोहरा। कैवेल्य वोहरा हुरून लिस्ट के अनुसार रिचेस्ट पर्सन है, और वो भी यंगेस्ट रिच। दो ही चेंज हुए, केवल यंगेस्ट रिच जो है चेंज हुए हैं। निखिल कामत की जगह हुरून के अनुसार अगर पूछ दे आपसे तो बताना है कैवेल्य वोहरा, और अगर फोर्ब्स के अनुसार तो निखिल कामत। महिला कौन है, सावित्री जिंदल, और मुकेश अंबानी जो है सबसे रिचेस्ट आपके पर्सन है। क्लियर। म्यूरा वन देखते हैं भाई, म्यूरा वन क्यों चर्चा में रहा था। देखो म्यूरा वन जो है यूरोप का पहला निजी रॉकेट लॉन्च है। क्या है म्यूरा वन? म्यूरा वन जो है रीयूजेबल आपका रॉकेट है। रीयूजेबल मतलब होता है, देखो कोई भी सैटेलाइट वगैरह अगर आप भेजते हो तो यह जो रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट आपका भेजेगा और सैटेलाइट भेजकर दोबारा से इसका यूज कर सकते हो दूसरी सैटेलाइट उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। यही है आपका म्यूरा वन। और म्यूरा वन कहां पर है, यूरोप में स्थित है। तो यूरोप में स्थित है यह म्यूरा वन, और यूरोप की भी स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस। और पीएलडी जब नाम लिखता है ना अपना, बड़ा स्टाइल से लिखता है डी, देखो रॉकेट बनाता है ये। जब पीएलडी लिखा हुआ कभी देखना आप, तो पीएलडी स्पेस अपना नाम इसी आधार पर लिखता है। तो यह स्पेनिश कंपनी है जिसके द्वारा यह म्यूरा वन जो है निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है, और यह यूरोप का पहला निजी रॉकेट है, इसलिए चर्चा में रहा। अभी के समय यह कंपनी जो है म्यूरा 5 पर काम कर रही है। किस पर? म्यूरा 5 पर। अगली न्यूज है भाई वूश की। वूश क्या है? देखो भारत में भी हाई स्पीड रेल को जानते हो ना आप, बुलेट ट्रेन तो सभी ने सुना होगा। अब जब बुलेट ट्रेन सुना है तो वूश भी सुन लो क्या होता है। वूश, बुलेट ट्रेन जब जानते हो तो वूश भी जानो। वूश भी क्या है, हाई स्पीड रेल है, लेकिन कहां की है, दक्षिण पूर्व एशिया की है। चाइना और जापान दोनों के ही दक्षिणी भाग में स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया। अब इस दक्षिण पूर्व एशिया में कहानी सुनना, चाइना और जापान दोनों चाहते थे कि भैया हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने यहाँ सेमी हाई स्पीड, सॉरी जो हाई स्पीड ट्रेन है वो जो है उसकी स्थापना कराओ। तो इंडोनेशिया से दोनों देश लगे हुए थे। अब इन दोनों देशों के चलते इंडोनेशिया ने किसकी बात मानी, इंडोनेशिया ने बात मानी भैया चाइना की। और जो यह वूस है, जो पहली हाई स्पीड रेल है जो इंडोनेशिया में स्थापित हो रही है या बनाई जा रही, चालू की जा रही है, यह चीन के सहयोग से चालू की जा रही है। वहीं भारत में अगर पूछा जाए, भारत में किसके सहयोग से, तो भारत में जापान के सहयोग से। दोनों देखो कनेक्ट करनी ही चीजें, एक साथ पढ़नी है तो आपको याद होंगी। WHO पर आते हैं भाई। WHO के द्वारा क्या किया गया है, अभी रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लाया गया है। चार्टर देखो क्या होता है, बेसिकली कुछ अधिकार संबंधी उनके राइट्स होते हैं वो लिखे होते हैं उस चार्टर पर। हुआ क्या, जैसे भारतीय संविधान है, अब भारतीय संविधान में हमारे नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। उसी आधार पर हमारे जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनके भी कुछ सुरक्षा अधिकार होते हैं। उन सुरक्षा अधिकारों को पहली बार एक चार्टर के रूप में WHO के द्वारा परिभाषित किया गया। तो यह रोगियों के जो है मौलिक अधिकार हैं, यहां समझ में आया हमें। अब यह रोगियों के मौलिक अधिकार के रूप में पहली बार परिभाषित तो कर दिया। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, एक एग्जाम में आ सकता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। चूंकि यह जो परिभाषित किया गया है, यह जो चार्टर लाया गया है, वह रोगी सुरक्षा दिवस, जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जब हम जिस दिन मनाते हैं ना, उसी दिन यह किया गया है, वह है आपका 17 सितंबर। तो एक साथ रहोगे आप तभी क्या है, रोगी की सुरक्षा कर सकोगे। तो एक साथ से हमने याद कर लिया 17 सितंबर को। इसी दिन याद करो, हमने पिछला जब वीडियो किया था तो एक साथ 17 सितंबर को कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था, पीएम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं इस दिन, विश्वकर्मा जयंती को। तो विश्वकर्मा योजना आई थी कि नहीं आई थी, नहीं याद होगा ना, पिछला वीडियो जाना करंट का बढ़िया से देखना। तो इसी दिन 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं, और थीम क्या है, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना। क्योंकि रोगियों को जब तक जोड़ कर नहीं रखोगे तब तक उन्हें कैसे बताओगे भाई तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या है ना। और फिर दूसरी न्यूज क्या है, दूसरी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस क्या है, देखो यह चार्टर बनाया किसके द्वारा गया, बोले WHO के द्वारा। अब WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल को हुई। क्लियर। अब 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं, इसी कारण से विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। दोनों से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और WHO के महानिदेशक कौन है, टीए घेब्रेयेसस। यह नाम याद रखना है, केवल घेब्रेयेसस, क्योंकि कोविड के दौरान यह WHO बहुत चर्चा में रहा, बोले बिल्कुल रहा। अब इसके जो महानिदेशक थे ये भी बड़े चर्चा में रहे, बिल्कुल रहे। ये क्या नाम है इनका, घेब्रेयेसस। तो याद कैसे रहोगे, यह बड़े घबराए से रहते थे क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था भैया, और बहुत ज्यादा दबाव था इनके ऊपर, तो बहुत घबराए से रहते थे। घबराने से हमने याद कर लिया घेब्रेयेसस को। और किस देश के हैं, कभी कभी यह भी पूछ लेता है, तो इथोपिया के हैं यह किस देश के हैं, इथोपिया के। तो हर कोई क्या करता था, घबराए क्यों रहते थे, क्योंकि हर कोई जो है अपने यहाँ की नीतियां इनके ऊपर थोपने की कोशिश करता था। क्लियर। तो थोपने से हमने याद कर लिया इथोपिया को, और घेब्रेयेसस से, घबराने से याद कर लिया घेब्रेयेसस को। WHO के महानिदेशक हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नभमित्रा डिवाइस क्या है? इसरो के द्वारा यह डिवाइस चालू की गई है। आप जानते हैं भाई, जो हमारे मछुआरे रहते हैं, मछुआरों के साथ बड़ी समस्याएं आती हैं। कभी मान लीजिए इन जगहों पर साइक्लोन आ जाता है और मछुआरों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और फिर आकस्मिक रूप से उनको भारी हानि झेलनी पड़ती है ना। तो इस आधार पर ही इसरो के द्वारा मदद की गई और मदद के स्तर पर नभमित्रा डिवाइस की खोज की गई। अब नभमित्रा डिवाइस क्या है? इन मछुआरों को दे दी जाएगी, बोलेंगे नाव में लगा लो भैया और सारी जानकारी तुमको मिल जाएगी कि क्या यहाँ पर घटना आगे भविष्य में होने वाली है। तो यह डिवाइस यही कार्य करेगी। मछुआरों की सुरक्षा हेतु किसके द्वारा विकसित की गई है? इसरो के द्वारा। अगली न्यूज है भैया 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को लेकर के हमें क्या जानना जरूरी है? यह थोड़ी जानना जरूरी है कांग्रेस कहां जीती है, कहां से बीजेपी ने कितनी सीटें निकाली है। ये सब फालतू चीजें होती हैं। हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना चाहिए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है। वो देखो लिस्ट बनाकर यहां दे दी गई है, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर पूछेगा भी। पहला देखो क्वेश्चन बनाता है राज्यों की सीटें, विधानसभा जो सीटें हैं उनका मिलान करने को आ जाएगा। वहां से 3-4 उठा लेगा और 3-4 इधर से दे देगा, तो फिर बोलो मिलान करो। तो यहां एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्यों की सीटें पूछ देगा या मुख्यमंत्री पूछ देगा, कहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है, किस राज्य में, नाम बताइए आप। या अन्य के स्तर पर कुछ 2-4 चीजें हैं महत्वपूर्ण, वो बता दी जाएंगी। पहले मध्य प्रदेश को पकड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में कंपेयर करते हुए समझो सीटों के स्तर पर, तो बोले राजस्थान तो यार बड़ा है ना, सबसे बड़ा आपको समझ में आता है कि राज्य है। सीटें मध्य प्रदेश से कम है। बोले भैया कम इसलिए है कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, जनसंख्या कहां ज्यादा है? मध्य प्रदेश में ज्यादा है, इसलिए सीटें कहां ज्यादा है? मध्य प्रदेश में ज्यादा है। 230 मध्य प्रदेश में है और 200 आपकी राजस्थान में सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी 90 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। ये हमने विधानसभा सीटें देखी। अब मुख्यमंत्री जानते हैं भैया। मुख्यमंत्री देखो बहुत आसान है याद करना। कैसे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों जगहों पर किसकी सीट आई? बोले बीजेपी ने सरकार बनाई। अगला आ जाता है तेलंगाना। तो हम जानेंगे भैया तेलंगाना वाले क्या थे? अभी बीजेपी के लिए क्या नहीं थे? रेडी नहीं थे। किसके लिए रेडी नहीं थे? बीजेपी के लिए रेडी नहीं थे, यह कांग्रेस के लिए रेडी थे। तो हमने इसीलिए कांग्रेस के ही रेवंत रेड्डी को यहाँ का सीएम बना दिया। तो रेड्डी वाली कहानी इसीलिए बताई ताकि आपको मुख्यमंत्री याद हो जाए कि तेलंगाना वाले जो हैं कांग्रेस के लिए रेडी थे, बाकी कोई रेडी नहीं थे। बाकी किस चीज के लिए रेडी थे? बोले मध्य प्रदेश मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णु देव राय और राजस्थान भजन लाल। देखो भैया मोहन विष्णु भजन है बीजेपी वाली पूरी पॉलिसी। नाम से ही देखो आप याद कर लेना, मोहन विष्णु भजन, है ना। सब मोहन विष्णु भजन तीनों याद हो गए। मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के विष्णु हैं और राजस्थान वाले भजन करें। अब मोहन यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक नाम बहुत चर्चा में रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर इनके पास समझिए कृषि मंत्रालय का दायित्व था। वहां से लेकर इन्हें मध्य प्रदेश की विधानसभा की राजनीति में उतारा गया। तो लोग उम्मीद कर रहे थे क्या पता सीएम का पद इनको मिल जाए, लेकिन इन्हें क्या दिया गया? विधानसभा अध्यक्ष। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यह याद करना आपके लिए जरूरी है। और विष्णुदेव शाह से क्या पूछा जा सकता है? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को पहला आदिवासी सीएम का दर्जा मिला है, क्योंकि जो सीएम बनाए गए हैं और पहले ये आदिवासी सीएम हैं, है ना। तो यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कार्ड खेला है कि हम देखिए आदिवासी जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां पर आपने मध्य प्रदेश में देखिए मोहन यादव, यादव कम्युनिटी को और विष्णुदेव राय शाह के साथ में पहले आदिवासी सीएम के रूप में बना दिया। बात करते हैं मिजोरम की, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें भी घटनाएं मजेदार हुई हैं। मिजोरम में देखिए 40 सीटें हैं और यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं लाल दुहोमा। देखो रम कैसी होती है? रम बोले लाल होती है थोड़ी, है ना। पी नहीं होगी, देखी तो होगी। तो रम जो होती है लाल होती है। तो लाल दुहोमा जो है इसके सीएम बनाए गए हैं। अब यहाँ जो पार्टी बनी है वह जोरम पीपल्स पार्टी बनी है। इससे संबंधित न्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि देखते हैं भी भाई कि जोरम पीपल्स पार्टी क्यों चर्चा में आई। जोरम देखो मिजोरम के ही लोगों को जोरम बोलते हैं और जोरम पीपल, जोरम के ही लोगों को के मूवमेंट से ही बनी यह पार्टी जोरम पीपल्स पार्टी। इसकी सरकार बनती है मिजोरम में। अभी तक या तो कांग्रेस की सरकार बनती थी या फिर आपकी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती थी। ये दोनों पहली बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों की सीटें नहीं आई हैं। प्रचंड बहुमत मिला हुआ है जोरम पीपल्स पार्टी को और इसी के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा बने हैं। तो इसीलिए यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज है भैया मेरा युवा भारत। देखो भारत में इस समय जनांकी लाभांश की स्थिति है, जानते हो ना आप लोग। अब जनांकी लाभांश मतलब है इस समय युवाओं के स्तर पर देखा जाए सर्वाधिक युवा कहां मौजूद हैं? भारत में। तो अब सर्वाधिक युवा जब भारत में मौजूद हैं तो इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। तो इसी संदर्भ में जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर, तो युवाओं के लिए एक फिजिटल तंत्र की
की स्थापना की जाती है। यह बेसिकली अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है। फिजिटल तंत्र क्या है इसको समझ लो तोड़कर। फिजिटल मतलब होता है, फिजी मतलब है फिजिकल और टल मतलब है डिजिटल, यानी कि जो युवा है उसे फिजिकल रूप से भी स्ट्रांग किया जाएगा और डिजिटली भी साक्षर किया जाएगा। तो इसी तरीके का एक परिवेश दिया जाएगा युवाओं को, जिसे मेरा युवा भारत के नाम से जाना गया है। ठीक, तो इस स्वायत्त निकाय को किस नाम से जानते हैं? मेरा युवा भारत। ग्वालियर और कोझिकोड, देखो यह दो शहर जो है बड़े चर्चा में रहे। क्यों? ग्वालियर और कोझिकोड को क्या किया गया है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी, जो रचनात्मक शहर होते हैं, उसमें शामिल किया गया है। अब समझ लेते हैं भैया रचनात्मक शहर को किस आधार पर यूनेस्को शामिल करता है। इसके लिए 7 जो है कैटेगरी बनाई गई है यूनेस्को के द्वारा। पहली है फिल्म, दूसरी डिजाइन है, तीसरी पाक कला है, चौथी देखेंगे भाई साहित्य है, पांचवी शिल्प, छठी मीडिया और सातवीं संगीत। यह केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है आपको, कहानी सुनना आप, तो आपको ग्वालियर और कोझिकोड दोनों याद हो जाएंगे। तो जो कोझिकोड है उसे साहित्य का शहर ही बोला जाता है। केरल में स्थित यह कोझिकोड जो शहर है इसे साहित्य का शहर बोलते हैं, तो कोझिकोड यहां से याद हो जाएगा। और संगीत का शहर बोलते हैं भैया ग्वालियर को, तो ग्वालियर को आपको तैयार कर लेना है। और ग्वालियर से आपने सुना होगा तानसेन जी आते हैं, बैजू बाजवा जी आते हैं भैया, तो संगीत का शहर तो बोला ही जाएगा ये। तो ग्वालियर हो गया पहला जो आपको तैयार हुआ, दूसरा हुआ भैया कोझिकोड। इन दो को मिलाकर के अब कुल भारतीय रचनात्मक शहर कितने हो गए हैं यूनेस्को में? 8 भारतीय शहर हो चुके हैं। तो 8 भारतीय शहर हो चुके हैं जो रचनात्मक शहर के रूप में जिन्हें जाना जाता है। पीछे के 6 क्या जानते हो आप? नहीं जानते हो तो सुन लो किन किन कैटेगरी में कौन सा शहर है, केवल जानकारी के लिए। देखो फिल्म के रूप में आप किसको जानते हो? मुंबई को जानते हो। पाक कला के रूप में भैया हैदराबाद को जानते हो, हर कोई बिरयानी जानता है। साहित्य में देखो कोझिकोड पहला शहर शामिल हुआ है। शिल्प और लोक कला में देखो 2 शहर आपके हैं, एक है आपका जयपुर, दूसरा है आपका श्रीनगर। ठीक है, और बात आती है संगीत में। संगीत में ग्वालियर के पहले चेन्नई और बनारस इसमें शामिल थे। तो संगीत में 3 हो चुके हैं, चेन्नई बनारस पहले से था, अब कौन शामिल हुआ है? ग्वालियर। और साहित्य में पहला शहर शामिल हुआ इस श्रेणी में कोझिकोड। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यूनेस्को के आपके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। तो दोनों शहर समझ में आए, कैसे यह शहर शामिल किए जाते हैं यह भी समझा दिया आपको। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो इस बार का वर्ल्ड कप है यह भारत में होता है। 13वां संस्करण है भैया, भारत में चौथी बार हो रहा है। चौथी बार के साथ साथ एक फैक्ट और बता देता हूं, केवल भारत में आ जाए, केवल ना कि केवल भारत में, तो केवल भारत में यह पहली बार हुआ है, यानी कि पहला मौका है जब केवल भारत के ही सभी शहरों में यह विश्व कप का आयोजन किया गया 13वें संस्करण का। इसके शुभंकर थे ब्लेज और टोंक। ब्लेज आपकी महिला बॉलर थी और टोंक आपका बैट्समैन था। आधिकारिक गीत क्या रहा? दिल जश्न बोले, है ना, प्रीतम के द्वारा यह जो गीत है यह तैयार किया गया था। दिल जश्न बोले, हम जश्न हालांकि मना नहीं पाए क्योंकि हम फाइनल हार गए थे। वैश्विक दूत भैया, जब क्रिकेट के भगवान हमारे भारत में ही हैं, अब भारत सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं और भारत में ही विश्व कप हो रहा है, तो भैया वैश्विक दूत किसी और को बनाने की क्या जरूरत है? सचिन तेंदुलकर रहेंगे। पहला मैच और अंतिम मैच, देखो पहला आपका शुरुआत और आपका अंत हर कोई पूछता है, तो पहला मैच और अंतिम मैच जो फाइनल मैच है इसके बारे में जानकारी आपको रखनी है। पहला मैच जो होता है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का होता है, जिसमें न्यूजीलैंड बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराती है, 9 विकेट से जीतती है इंग्लैंड। पूछ लिया जाएगा अगर किसकी जीत हुई, तो न्यूजीलैंड की जीत हुई। फाइनल मैच जो होता है भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये तो सभी ने देखा होगा, जिसमें भारत की पराजय होती है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। हालांकि इसके पहले भारत ने 9 लगातार जीत हासिल की थी। और इस मैच में जो मेन विलन बनता है भारत के लिए वो ट्रेविस हेड, यानी कि भारत के हेड में दर्द हो जाता है ट्रेविस हेड के कारण, यह आउट नहीं होता है और मैन ऑफ द मैच ये रहता है। 6वीं बार इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप उठाया। कुछ फैक्ट और देखते हैं वर्ल्ड कप से जुड़े हुए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे विराट कोहली ने सेमीफाइनल मैच में, सुनना केवल, विराट कोहली ने सेमीफाइनल मैच में 50वां शतक मारा और सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों को पीछे किया। सर्वाधिक शतक लगाने वाले विराट कोहली बन गए भैया। और टूर्नामेंट का पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया किसको? विराट कोहली को। देखो गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल दिया जाता है जब टूर्नामेंट खत्म होता है, तो गोल्डन बैट मिला है विराट कोहली को और गोल्डन बॉल मिला है आप जानते हैं मोहम्मद शामी को। श्रीलंका के खिलाफ जैसे एक बार तो भगवान राम ने लंका दहन किया, एक बार विश्व कप में लंका दहन हुआ जब 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम ने। और विश्व कप में भारत की यह सबसे बड़ी जीत थी, 301 रनों से जीता था भारत ने यह मैच। एंजेला मैथ्यूज क्यों चर्चा में थे? एंजेला मैथ्यूज जो है टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। देखो यहां नियम होता है, एक खिलाड़ी आउट होता है और दूसरा खिलाड़ी अगर फील्ड पर 2 मिनट में नहीं पहुंचा तो अगर वह टीम जो मौजूद है वह अपील करेगी तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यह नए नियम आए हैं। तो 2 मिनट तक वह खिलाड़ी नहीं आए, वो एंजेला मैथ्यूज थे, श्रीलंकाई प्लेयर हैं यह, तो इन्हें टाइम आउट के जरिए यह पहले बल्लेबाज बने हैं आउट होने वाले। रोहित शर्मा क्यों चर्चा में थे इस वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड देखिए गेल के हाथों में था। गेल के पास जो है 26 छक्के लगाने का एक टूर्नामेंट में रिकॉर्ड था और इस बार हमारे रोहित शर्मा ने 31 छक्के मारे हैं।
अब बात करेंगे 13वां संस्करण तो हो गया भारत में, 14वां कहां हो रहा है? 14वां दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जो चोकर बोले जाते हैं क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल आते आते हार जाते हैं, सेमीफाइनल पहुंचेंगे भी उसके बाद हार जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और जिम्बाब्वे हो गया। इन तीनों में संयुक्त रूप से मिलकर जो है 14वें संस्करण का, और यह 4 सालों के अंतराल पर होता है, यह समझ में आ गया होगा, विश्व कप। तो 2027 का दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा, और दोबारा से 2031 का यानी कि जो 15वां संस्करण है वह भारत और बांग्लादेश में होगा। केवल भारत में नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, कहां कहां हो रहा है? भारत और बांग्लादेश में हो रहा है। क्लियर? तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतने इफेक्ट बार बार पढ़ने हैं, सारे समझा दिए गए। धोरडो पर आते हैं, धोरडो की चर्चा में था भैया। धोरडो जो है आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। यह कच्छ के रण के पास मौजूद है, और आपको भुज के भूकंप के बारे में पता होगा, यहां पर भयंकर भूकंप आता है एक समय, और यह जो गांव है यह बुरी तरीके से उस भूकंप से प्रभावित होता है। लेकिन अभी यह दोबारा से खड़ा हुआ है, उठ खड़ा हुआ है, तो पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ। किसके द्वारा? UNWTO। यह WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा जो घोषणा हुई है समरकंद में बैठकर हुई है। समरकंद कहां है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? ताशकंद है। जितने मध्य एशिया के जितने भी राष्ट्र 5 आते हैं, पांचों की आपको राजधानी पता होनी चाहिए। नहीं पता है, जाना आप जियोग्राफी का वीडियो देखना, वहां पर बहुत अच्छे से याद भी करा दी थी मैंने, है ना। तो UNWTO के द्वारा धोरडो कहां है? गुजरात में भैया, और गुजरात में इसकी कहानी बताई कच्छ के रण से जोड़ करके, जो भुज का भूकंप आया था। अब आते हैं वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट पर। देखो टीबी रिपोर्ट पर समझो यहां पर न्यूज क्या है। टीबी रिपोर्ट को लेकर के, एक तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, यह तो हम पीछे पढ़ चुके हैं बायोलॉजी वाले क्लास में। अब टीबी को लेकर के जब रिपोर्ट आती है तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? WHO के द्वारा। पहली चीज हमने समझी यह। अब WHO जब यह रिपोर्ट देता है तो देख रहा है यार टीबी जो है प्रसार दर का मतलब होता है कि 133 प्रति 1 लाख पर उसने अनुमान लगाया। इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि 133 लोगों को क्या है भैया? टीबी फैल रही है। अब टीबी को रोकना बहुत जरूरी है, और वह भी देखा कि सर्वाधिक टीबी के मरीज कहां पर हैं, तो उसने पाया भारत में यार सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। तो बोले सबसे ज्यादा जब टीबी के मरीज भारत में मौजूद हैं, तो भारत में क्या कोई अभियान चल रहा है? बोले हाँ बिल्कुल चल रहा है। वर्ष 2022 की न्यूज थी यह, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह PM टीबी मुक्त भारत अभियान चालू किया गया था। अब इससे देखो सारी चीजें समझते चलना, इस रिपोर्ट से कनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट कैसे तैयार हो जाएंगे। अब जब जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उन्होंने यह अभियान चालू किया, तो उन्होंने बोला हम टीबी को भारत से 2025 तक खत्म कर देंगे। कब तक? 2025 तक। WHO हैरान यार, WHO कहने लगा यार हमने तो टारगेट रखा है 2030 और भारत ने 2025 रख दिया, यानी कि हमसे 5 साल पहले खत्म कर दोगे। बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे, देखना तो तुम। तो इससे हमें याद हुआ कि भारत का लक्ष्य है 2025, और WHO तो कह रहा है भैया 2025 तक हम 75% ही कम कर पाएंगे जो भी वैश्विक स्तर पर टीबी के मरीज हैं। और भारत कब खत्म कर देगा? 25 में खत्म कर देगा। और वैश्विक स्तर पर लक्ष्य क्या है? 2030 लक्ष्य है। पशुपालन सांख्यिकी अगली न्यूज है। पशुपालन सांख्यिकी क्या है आपकी? 2023 के देखिए कुछ डेटा आए हैं आपके इन 3 महीनों के अंतराल पर, तो उसमें भारत को पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। भारत सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला देखो राष्ट्र है ना। वैश्विक स्तर पर अगर सर्वाधिक पशुधन आबादी है तो कहां है? भारत के पास है। अब पशुओं से हमें देखो कुछ उत्पाद मिलते हैं, या तो तुम पशु से मिलने वाले उत्पाद खा जाओ, या फिर पशु को ही खा जाओ। जैसे देखो मांस खाते हो कि नहीं खाते हो, दो ही स्तर पर देखो पशुधन का प्रयोग होता है। पशु से मिलने वाला उत्पाद हो गया जैसे दूध है, अंडा है, ऊन है, इसके आधार पर देखो देखा जाता है पशुधन आबादी। या पशु को ही सीधे खा जाते हैं, मांस जैसे चिकन खाते हो आप कि नहीं खाते हो, मटन खाते हो, क्या है इसमें पशु का ही तो सेवन कर रहे हो। तो चलो इन्हीं 4 प्रमुख उत्पादों को देखते हैं, इनमें भारत की रैंकिंग देखेंगे क्या है वैश्विक स्तर पर, और कौन सा राज्य यहां पर शीर्ष स्थान पर है। सबसे पहला उत्पाद है दुग्ध। दुग्ध में आपको सभी को पता है भारत शीर्ष स्थान पर है, और यहां राज्य है उत्तर प्रदेश। देखो यार पिछला वीडियो जब करंट का किया था तो वहां बताया था, चेंज कराया था आपको, या यूपी स्पेशल में भी बताया था कि राजस्थान जो है शीर्ष पर आ चुका है, लेकिन उस समय तक आपका राजस्थान था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जनवरी में डेटा आया है, फिर से उत्तर प्रदेश क्या हो गया है? शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। तो बार बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह चलता ही रहता है, लेकिन ज्यादातर समय के लिए उत्तर प्रदेश ही दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहता है। अंडे में आपका तीसरा स्थान है भाई भारत का। वैश्विक स्तर पर देखो तीसरा स्थान है। एग लिखना है, एग में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तो भारत की रैंकिंग हमने निकाल ली, 3 है यहां से। आंध्र प्रदेश देखो अंडे में, अंडा ना पढ़ करके इसको अंधा पढ़ना, आपसे क्या पढ़ना है? अंधा पढ़ना है। अंधा से याद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अब मांस के मामले में देखो 8वें स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश यहां पर शीर्ष स्थान पर है। ऊन देखो हम राजस्थान जानते हैं कि भेड़ों के मामले में सर्वाधिक संख्या कहां? राजस्थान में। तो ऊन भैया सर्वाधिक कहां होगी? राजस्थान में होगी। ठीक। भूख सूचकांक आ गया अगला। अब भूख सूचकांक के सबसे पहले देखेंगे हम जारीकर्ता में ही देखो हंगर हिल्फ लगा हुआ है, तो हंगर आ गया, हमने तुरंत मारा, और हंगरी होगा तो कंसर्न भी होगा। तो दूसरा कौन सा संस्थान है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो यहां पकड़ना है कोड हंगर को, और दूसरा पकड़ना है कंसर्न को। इसके जारीकर्ता हो गए हमें याद।
विषय विषय क्या था इसका? खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। यह इसकी थीम रही है। जो खाद्य प्रणालियां हैं आपकी, उसमें आकार देने में युवाओं की शक्ति, अर्थात युवाओं की शक्ति को लेकर के यह थीम बनाई गई है। शीर्ष स्थान पर कौन है? देखो जो भूख सूचकांक निकाला गया है, इसमें देखो जो स्कोर दिए जाते हैं, जीएचआई जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर होता है, यदि 5 से कम होता है तो वहां स्थिति बहुत बेहतरीन है उन राष्ट्रों में। तो इस आधार पर जो 5 से कम स्कोर वाले थे 20 राष्ट्र थे। कितने थे? 20 राष्ट्र ऐसे थे जहां 5 से कम थी। थोड़ा हमारे लिए चिंताजनक बात यह है कि इन 5 से कम वाले में चीन भी आपको नजर आएगा, मौजूद है। ठीक, तो 20 राष्ट्रों में चाइना भी है। और 21वां स्थान किसका है? उज्बेकिस्तान का है। हमें 21वां इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि 20 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रखा गया है जिनका स्कोर 5 से कम है। अब भैया अंतिम स्थान किसका है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप देखा था, इसमें कांगो के उत्तर में मौजूद है, यह समझ लो। इधर चाड मौजूद है और सूडान मौजूद है, इनके बीच में ही एक देश है मध्य अफ्रीका गणराज्य। यह आप समझो यार, कहानी समझो थोड़ा, फ्रांस का उपनिवेश रहता है, खनिज की दृष्टि से तो बड़ा ही यह रिच है, लेकिन यहाँ ऐसी सरकार रहती है। दूसरी बात है कि हिंसक गतिविधियां बहुत अधिक होती है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ विकास नहीं हो पाया। तो विकास ना होने के कारण यहाँ भुखमरी से लोग बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। दूसरा, ट्राइबल एरिया भी है यह। तो मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है यह अंतिम स्थान पर नजर आएगा भुखमरी सूचकांक में। और भारत कहाँ है भैया? भारत देखो रैंक 111 है। याद कराते हैं, कहीं मान लो भैया भूख लगी हुई है आपको, ठीक, भूख से याद करेंगे, और कहीं खाना मिल रहा है, कहीं टेबल पर खाना लगा हुआ है। अब बोले भूख तो लगी है, अब यार लेना भी है, तो यहाँ जो खाना दे रहे थे बोले लाइन से आओ, एक एक करके लाइन से आओ। तो सारे लाइन में ऐसे लगते हो कि नहीं लगते हो? देखो ध्यान से, ये आदमी लगे हुए कि नहीं 3 लाइन में। तो ऐसे बस बनाना है हमें, बनाने से हमें रैंक इसकी याद हो गई। याद कैसे हुई? जैसे हम भूख लगी थी, हम खाना लेने गए और खाना लेने बोला भाई सब लोग लाइन से लग जाओ एक एक करके, तो एक एक करके सारे लाइन से लगे, इसकी रैंक याद हो गई 111। क्या रैंक है भारत की? 111। और गंभीर स्थिति में आता है क्योंकि इसका स्कोर क्या है? 28.7। तो इसको गंभीर सीरियस कैटेगरी में रखा जाता है। और ज्यादातर जो देश हैं, जैसे मध्य अफ्रीकी देश देखा हमने, तो भयावह स्थिति में है ये। ठीक, अब आते हैं अगली न्यूज पर, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन। देखो भाई, यह न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब पिछला वीडियो कराया था तो वहां बताया था भैया नवरत्ना और महारत्ना के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। महारत्ना कंपनी वहां 13वीं बताई थी हमने, 13 हो चुकी हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े पीएसयूज होते हैं, वो महारत्ना के अंतर्गत रखे जाते हैं। नवीनतम ऑयल बताया गया था। ठीक, रिवीजन समझते चलना, तभी यह न्यूज भी आपको याद हो जाएगी। और वहां 14 आपको नवरत्ना कंपनी बताई थी। 2 नई नवरत्ना कंपनी आपको देखिए बताई गई थी, जहां पर 2 नवीन नवरत्ना कंपनी कौन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मैं बता दे रहा हूं, है ना, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर थी। दूसरी बतानी कौन सी थी, है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 2 बताई थी आपको, कौन सी? राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, यह 14वीं थी, आपको 13वीं बताती है। पिछला वीडियो अगर करंट का देखा होगा तो जरूर बता दोगे। अब उसी में कमेंट आता है कुछ बच्चों का कि सर अभी तो 16 हो चुकी हैं। तो भैया वह सितंबर तक की न्यूज थी। अब आगे हम अपडेटेड न्यूज जब पढ़ेंगे, बताया था वहां अपडेट कर देंगे। तो यहां देखो 2 आपकी जो कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां ऐड हो गई हैं, तो टोटल अब हो चुकी हैं आपकी नवरत्ना कंपनियां 16। तो नई नवरत्ना कंपनी 2 कौन सी हैं? राइट्स लिमिटेड, इरकॉन। दोनों देखो अवसंरचना से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और कॉमन सेंस लगाकर समझो, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ट्रांसपोर्ट मतलब ये समझिए जो सड़क संबंधी है, जो सड़क परिवहन है, नेशनल हाईवेज हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं? सबसे तेजी से सड़क बन रही भारत में। तो इससे संबंधित जो कंपनियां होंगी, या भी इनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगा। तो इस आधार पर जो राइट्स है और इरकॉन है, ये दोनों कंपनियां अब नवरत्ना कंपनी बन चुकी हैं। तो कुल हो गई हैं 16 कंपनियां। क्लियर हुआ? पीछे की न्यूज से कनेक्ट हुई चीजें। अब आते हैं तंजानिया राष्ट्रपति जब भारत आते हैं, तो तंजानिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा को लेकर के हमें क्या क्या जानना जरूरी है। अब तंजानिया के साथ संबंध क्या है, या मेंस में जानेंगे। यहां तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? तो तंजानिया की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो शामिया सुलुहु हसन है। यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। याद कैसे करना है, देखो तंजानिया से हमने तंज को निकाला था जब भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही शामिया सुलह, सुलुह क्या 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 याद करना है? 16। जैसे भैया सामिया जो है 16 की हुई होंगी तो लोग तंज मारने लगे होंगे, लेकिन वो बन क्या गई भैया? वो बन गई पहली महिला राष्ट्रपति। तो तंजानिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी महिला राष्ट्रपति? सामिया सुलुह। तो सुलुह से 16 याद किया हमने। इन पर तंज तो किस देश की है? तंजानिया की है। अब यहां से 2022 का एक समुद्री अभ्यास था। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीनों राष्ट्र देखो आपको पता है अफ्रीकी महाद्वीप में देखोगे तो मोजाम्बिक और तंजानिया और भारत तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास हुआ था, जो समुद्री अभ्यास तंजानिया में ही हुआ था। तो मैं भी पूछ दे अगर, है ना, क्योंकि तंजानिया की जब राष्ट्रपति यहाँ आई है तो पूछे जाने की गुंजाइश बन सकती है यहाँ से। अब इनको जेएनयू दिल्ली के द्वारा, जब भारत आती हैं तो जेएनयू दिल्ली के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाती है। अब डॉक्टरेट की मानद उपाधि आपको पता है क्या? देखो डॉक्टरेट की उपाधि कब मिलती है? जब आप पीएचडी करते हो। बोले जब पीएचडी करते हैं तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। और मानद उपाधि क्या है? देखो जिसने पीएचडी नहीं की होती है
उसे मिलती है मानद उपाधि, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया होता है डॉक्टरेट लेवल का, तो इसीलिए उसको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाती है। तो यही उपाधि किसको दी गई है? तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को। और किसके द्वारा दी गई है? जेएनयू दिल्ली के द्वारा। आगे भैया यूपी की प्रोत्साहन नीति। यूपी की प्रोत्साहन नीति क्यों पढ़नी है समझो, यहां पर थोड़ा एक कहानी सुन लो, बस सारे फैक्ट अभी याद हो जाएंगे। यूपी की प्रोत्साहन नीति बोले उत्तर प्रदेश ने यार 2027 में अपना टारगेट रखा है कि हम इसको $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। बोले हाँ रखा है योगी जी ने। अब बोले बनाएंगे कैसे यार, हमारे पास अब सब कुछ तो है, जनसंख्या है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसे के लिए उन्होंने बोला चलो हम प्रोत्साहन नीति लेकर आते हैं। प्रोत्साहन नीति में क्या करोगे? प्रोत्साहन नीति में हम एफडीआई और जितनी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, मतलब एफडीआई जैसे फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा होता है विदेशी पैसा, वह खींचेंगे। और फॉर्च्यून 500 कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर निवेश करेंगी तो पैसा भी आएगा, रोजगार का सृजन भी होगा भैया, और क्या क्या होगा, और नई नई प्रौद्योगिकी आएंगी। तो इसके माध्यम से ही हमारा भैया 2027 का जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है यह पूरा हो पाएगा। बोले हाँ सही बात है, तो इसको लेकर के प्रोत्साहन नीति लाएंगे। हम भूमि के स्तर पर जो विवाद होता है, सब्सिडी के स्तर पर जो चीजें हो सकेंगी, हम कोशिश करेंगे भैया करने की, लेकिन तुम लोग निवेश बढ़ाना है ना, निवेश हमें आकर्षण करना है, मुख्य देखो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। बोले ठीक है चलो, तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की प्रोत्साहन नीति आती है। अब यहाँ एक फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है कि अभी के समय भैया उत्तर प्रदेश तुम्हारी स्थिति क्या है। बोले अभी के समय सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटक, और हमारी स्थिति क्या है? बोले तुम तो यार कहीं टॉप 10 में भी नहीं दिख रहे हो, है ना। ये एफडीआई वाले और फॉर्च्यून वाले पूछेंगे तुम तो टॉप 10 में नहीं दिख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश कहेगा भैया धीरे से देखो, तो हम किनारे खड़े हुए हैं टॉप 10 के। कहां पे हो? 11वें नंबर पे। तो यूपी की रैंक याद हुई हमें, 11वीं है। उत्तर प्रदेश की 11वां स्थान है निवेश प्रोत्साहन के मामले में, एफडीआई के मामले में कहां पर है? 11वें स्थान पर। और सर्वाधिक एफडीआई किसको मिलता है? महाराष्ट्र को मिलता है। सारे फैक्ट याद हुए? एक इंटरेस्टिंग से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई कि बोरियत भी ना लगे और सारे तथ्य भी याद हो जाएं। गंगा डॉल्फिन पर आते हैं भाई। गंगा डॉल्फिन देखिए चर्चा में रही क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह जलीय जीव, और गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन आप याद रखना, डॉल्फिन मछली नहीं है, दिखती होगी पानी में आपको मछली की तरह तैरती हुई। क्या है ये? मैमल है, ठीक है। क्या है ये? मैमल है, स्तनधारी जीव है। तो गंगा को अभी उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। यहां अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश का राज्य मछली, तो कहीं आप डॉल्फिन ना मार देना, इसलिए बता दिया गया है चितला है उत्तर प्रदेश की राज्य मछली। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगा में रहती है तो गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने इसको पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर रखा है। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट, और जरूरी क्या है आपके लिए याद रखना, क्योंकि डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को जब उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ की राज्य जीव, जलीय जीव बनाया है, तो कुछ और फैक्ट हैं जरूरी जो याद कर लो। क्या? सबसे पहला फैक्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका 2020 से शुरू किया गया है, ठीक है। यह हुआ तैयार। डॉल्फिन दिवस याद कर लेना कब है? 5 अक्टूबर को। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब से शुरू किया गया है भैया? 2020 से। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछ ले कहां है, तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों यूनिवर्सिटी कहां है? बोले बिहार में है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इनको खत्म किया गया था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब कोई पूछे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है, तो भी बिहार में होगा यार, ये तो कॉमन सेंस लगाकर बताया करो। आगे बढ़ते हैं, भारतीय भेजस जो संहिता है, आयोग है ना, इसके बारे में देखते हैं क्यों चर्चा में आया। समझ लो, यहाँ कहानी समझो। जो आप दवाएं वगैरह लाते हो उसके जो पैरामीटर होते हैं, तो उसके जो पैरामीटर या स्टैंडर्ड होते हैं वो मानक तय होते हैं, और मानक जो है लिख करके कोई एक बुक बना दी गई है, और वह बुक जो है जानी जाती है भारतीय भेजस संहिता, जो इंडियन फार्माकोपिया के रूप में जानी जाती है। ठीक, सुनना ध्यान से। तो वह बुक बना दी गई है, सारे स्टैंडर्ड कोडिफाई कर दिए गए हैं कि भैया आप अगर दवा बनाओगे तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। बोले ठीक है। और इसके लिए ही जो कमीशन देखरेख करता है इसकी, उसे ही बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो यह कमीशन समझ में आया कि क्या है भाई। अब यह कमीशन जो है फार्माकोपियल वार्ता समूह, जो पीडीजी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है, इसका सदस्य बन गया है। भारत का जो यह इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है, यह फार्माकोपियल वार्ता समूह का सदस्य बना है। बोले अभी तक क्या होता था, यूरोप, जापान और यूएसए, यह 3 देश थे, इनके जो फार्माकोपियल जो कमीशन है यह बैठकर वार्ता करते थे। इन्हीं 3 देशों में वार्ताएं होती रहती थी। पहली बार बोले चलो भैया भारत में करते हैं वार्ता। अब भारत में वार्ता हो क्यों रही थी? क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें आईपीसी को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को भी अपने सदस्य के रूप में बनाना था, है ना। इस समूह का अब से सदस्य हो जाएगा यह आईपीसी। समझ में आ गया होगा आपको अब। और इसकी वार्षिक बैठक कहां पर की भारत में अगर की है, तो हैदराबाद में। तो इन देशों के बाहर पहली बार कहीं पर किसी देश में हुई है तो वह भारत में बैठक हुई है। क्लियर। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। अब लक्सन जो है भैया, यह क्या हुआ है, न्यूजीलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं। समझते हैं इनकी कहानी और याद कैसे करना है। देखो, न्यूजीलैंड में हुए भैया इलेक्शन, क्या हुए, न्यूजीलैंड में हुए इलेक्शन, और इलेक्शन में जीते भैया लक्सन।
इलेक्शन के इलेक्शन निकालना है हमें, इलेक्शन में ही इलेक्शन छुपे हुए हैं तो हमें याद हो जाएगा। और न्यूजीलैंड में देखो आप जानते हैं इस समय जो आपकी प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डन थी, आर्डन जो है जेसिंडा आर्डन पूर्व प्रधानमंत्री रहती हैं जो लेबर पार्टी से रहती हैं, लेकिन दोबारा जब चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी पराजित होती है और नेशनल पार्टी से जीत कर आते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। इतना ही जानो, ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। डेनियल नोबोवा जो है आपके इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। और इक्वाडोर आपने देखा होगा भाई, जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा होगा तो इक्वाडोर समझ में आता होगा आपको कहां पर स्थित है। तो इसके नए राष्ट्रपति जो हैं आपके डेनियल नोबोवा। याद कैसे रखोगे, देखो नोबोवा, नो बउआ बोलते हो कि नहीं? बउआ कौन होता है? छोटा बच्चा होता है कि नहीं बउआ। और बउआ हमेशा छोटा जो होता है वो हमेशा घर से भागने की फिराक में रहता है, कहाँ खड़ा रहता है? हमेशा हमेशा डोर पर ही खड़ा रहता है। और आप उससे क्या बोलते हो? नो बउआ बाहर मत जाना, डोर के बाहर मत जाना। तो डोर से याद किया हमने इक्वाडोर को, और इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं नो बउआ हुए हैं। ठीक है, नो बउआ जैसे ही ऑप्शन में आएगा तुरंत आप आंसर मारोगे, एग्जाम तक याद रख लो बस, उसके बाद भूल जाना। अगली यूनिवर्सिटी रैंकिंग है भैया क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है यहाँ पर क्यूएस के अनुसार देख रहे हैं हम। पीछे जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमने देखी थी वह टाइम्स की देखी थी, यहाँ हम क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यहाँ मतलब एशिया लिखा हुआ है तो एशिया की सारी यूनिवर्सिटी की देखी जाएंगी। न्यूज क्यों जरूरी है? यहाँ एक हमारे लिए उपलब्धि यह है कि सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय हैं इस बार वह भारत के हो चुके हैं। अभी तक जितनी भी बार था वह चीन के सर्वाधिक विश्वविद्यालय रहते थे इस रैंकिंग में। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के सर्वाधिक विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। 148 विश्वविद्यालय हो चुके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पर देखा जाए तो अभी भी चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी बना हुआ है। एशिया को कोई आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन है तो पेकिंग बताना है। और टाइम्स के अनुसार अगर पूछे भैया श्रेष्ठ कौन है तो आपको क्या बताना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताना है। पीछे पढ़ाया था ना, ठीक है, ध्यान रखना, सारे फैक्ट आपसे घुमा फिरा कर ऐसे पूछता है। शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय इसके अनुसार तो आईआईटी बॉम्बे है। और टाइम्स के अनुसार कौन सा था भाई? टाइम किसका चल रहा है? दौर किसका है? विज्ञान का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और यहां पर पूछे आपसे क्यूएस के अनुसार तो आईआईटी बॉम्बे 40वीं रैंक आई है। अगली न्यूज है थ्री बेसिन समिट। थ्री बेसिन, देखो 3 बेसिन यहां पर शामिल होते हैं, उनकी समिट होती है। 3 बेसिन कौन से हैं? यहां पर आपने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में यह तीनों बेसिन आ जाएंगे। पहला बेसिन कहां पर है? पहला बेसिन हमने देखा दक्षिण अमेरिका में अमेजोन का बेसिन, दूसरा अफ्रीका का है कांगो बेसिन, तीसरा एशिया में ही है बोर्नियो मेकोंग बेसिन। तीनों बेसिन यहाँ हैं और तीनों बेसिन आप देख रहे होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आ रहे हैं। यहाँ होता क्या है, देखो यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक है इन क्षेत्रों की, तो संरक्षण के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ पॉलिसीज ढंग की होनी चाहिए, है ना, तभी इन जगहों के जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में यह 3 बेसिन समिट होती है। कौन कौन रहता है इसमें? अमेजोन रहता है, कांगो रहता है, बोर्नियो मेकोंग रहता है। और यह आयोजन कहां पर हुआ है? तो इस बार अफ्रीका के ही आप समझिए कांगो गणराज्य में ब्राज़ाविल क्या है? कांगो गणराज्य की ही राजधानी है भैया ब्राज़ाविल, और ब्राज़ाविल में ही यह 3 बेसिन समिट हुई है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आपको केवल इतना याद रखना है, या देखो डेप्ट के बारे में देखता है किस राष्ट्र पर कितना डेप्ट भैया बना हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट बनाता है, या कहां पर आप समझिए कि डेप्ट किस आधार पर जा रहा है, किसी राष्ट्र के द्वारा लिया जा रहा है, तो यह सब आकलन करता है। यह जानना जरूरी नहीं है आपके लिए जानना है, सीधा पूछेगा इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। याद कराता हूं, देखो आईएमएफ क्या काम करता है। आईएमएफ बोला भैया हम तो सॉफ्ट लोन देते हैं, अब लोन को जो लेगा तो वो कर्ज में जाएगा कि नहीं जाएगा? डेट में जाएगा? तो बोले हाँ जाएगा। तो आईएमएफ की ही जुड़वा बहन है विश्व बैंक। बोले बहन तुम देखे रही ना, हमें ये बताते रही ना डेट रिपोर्ट से कि कौन देश में क्या स्थिति चल रही है डेट को लेकर के। तो ठीक है, हम बहन इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, तुम लोन देती रहो, ठीक। तो दोनों बहनें आपस में बैठ के बात कर रही हैं, हमें तो याद हो गया। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट देखते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट मतलब एशिया के डेवलपमेंट के लिए एक रिपोर्ट क्या चल रही है ना, उसके लिए क्या है हमारे पास? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जारी करता कौन है भैया? एशियन डेवलपमेंट है। इसी आधार पर देखो रिपोर्ट का नाम से ही समझ में आ रहा होगा हमें। आगे बढ़े तो दिसंबर 2023 में इसने बताया कि भैया दिसंबर 2023 में एशिया में जीडीपी की स्थिति और मुद्रास्फीति क्या रहने वाली है, और दिसंबर 2024 के लिए एशिया में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहेगी और मुद्रास्फीति की चर्चा में क्यों आई? चर्चा में इसलिए आई कि पहले जब एडीबी के अनुसार अनुमान लगाया गया तो चाइना और इंडिया की स्थिति को, वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमानित नहीं किया गया था। अभी देखा कि यह ग्रोथ रेट ठीक ठाक कर रही है, इंडिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना ग्रोथ रेट के मामले में, तो इसने जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है यहां 0.2% की बढ़ा दी है। यानी कि एशिया में जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है 4.9 रहने वाली है। पहले जो अनुमानित किया था, सितंबर महीने में आंकड़े निकाले थे तो 4.7% बताया था, अभी क्या है 4.9% कर दिया है, और मुद्रास्फीति 3.5 कर दी है। 23 से देखो 24 पर जाना बहुत आसान है। कैसे?
1% उसने बताया कि भैया जीडीपी ग्रोथ रेट जो है तुम्हारी 24 के लिए 1% 0.1 कम कर दी है, 0.1 कम कर दी है, 4.9 से 4.8 रखी है, रखी उतनी है जितनी सितंबर में बताई थी। और मुद्रास्फीति को आसान भाषा में समझो महंगाई, ठीक, होता नहीं है महंगाई लेकिन आसान भाषा में बता रहा हूं। अब 3.5% जो है आपकी मुद्रास्फीति रखी थी 23 के लिए, और यह देखो बढ़ा दी है कि 24 के लिए भैया 3.6% रहने वाली है। बस इतना ही तैयार कर लेना अब एडीबी की जो रिपोर्ट आई है। फोर्ब्स के अनुसार आता है विश्व की शक्तिशाली महिलाएं। यहां दोनों महिलाएं एक साथ देखेंगे, एक फोर्ब्स के अनुसार, दूसरी बीबीसी के अनुसार। फोर्ब्स देखो आपकी अमेरिकन पत्रिका है और बीबीसी आपकी देखो ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है वह है। तो पहले हम देख लेते हैं अमेरिकन पत्रिका फोर्ब्स क्या बता रहा है। फोर्ब्स कह रहा है जो शीर्ष स्थान है वो उर्सुला वन का है। उर्सुला वन डेर लेपेन इनका पूरा नाम है, और किस देश की हैं, जर्मनी की हैं। किस पद पर हैं यह, यूरोपीय यूनियन के इस समय अध्यक्ष हैं। इन्हें मानता है कि यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, उर्सुला वन है। और वन से हमें याद करना है, इनका नंबर 1 देखो पोजीशन है। और क्यों है, क्योंकि भैया इनके पास मनी है। हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाई, वन से हमने याद किया उर्सुला वन को, ठीक, और मनी है इनके पास, तो मनी से याद किया हमने किस देश की है, जर्मनी की। यहां इस कोड को साइड में लिख लेना तो याद रहेगा आपको। सबसे युवा कौन है, टेलर स्विफ्ट। सबसे युवा स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन है, तो टेलर स्विफ्ट है। कौन है ये भैया, ये पॉप सिंगर है अमेरिका की। और सबसे उम्रदराज आपकी शक्तिशाली महिला है जूडी फॉकनर। और याद कैसे रखोगे भैया, जूडी फॉकनर, इन फॉकनर के साथ जो भी नर रहेगा वो सबसे शक्तिशाली रहेगा, है ना, चाहे जितनी उम्र हो जाए उसकी। एक बूढ़ा नर, समझो बूढ़ा नर जो है इन फॉकनर के साथ अगर रहेगा ना तो भी सबसे शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि भैया ये यूएसए की सबसे शक्तिशाली महिला है। यूएसए की नहीं बल्कि विश्व की सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला है। भारतीय महिला भी थी क्या इसमें, 4 भारतीय महिला इसमें शामिल हुई हैं। एक है आपकी निर्मला सीतारमन, दूसरी है रोशनी नाडर, तीसरी शोभा मंडल, चौथी किरण मजूमदार। आसान बहुत है, देखो कैसे, रोशनी और किरण को एक साथ याद करना है। कौन कौन है, रोशनी और किरण। इसमें शीर्ष स्थान पर देखो हमारी निर्मला सीतारमन ही है जो वित्त मंत्री हैं, 32वां स्थान मिला हुआ है। रोशनी और देखो किरण दोनों एक साथ याद कर लेंगे। और सीतारमन और शोभा मंडल, सीताराम का देखो महिमा मंडल करते हैं सबकी नहीं करते हैं, तो सीतारमन से हम शोभा मंडल को याद करेंगे, और रोशनी से देखो हम किरण को याद करेंगे। चारों नाम हमें याद हो जाएंगे जो फोर्ब्स में महिलाएं भारतीय शामिल हैं। बीबीसी के अनुसार कौन सी है भाई, प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं, जो मतलब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, ऐसी महिलाएं बात की जा रही है बीबीसी में। तो वहां शीर्ष स्थान पर मिशेल ओबामा है। बराक ओबामा की जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उनकी पत्नी थी ये मिशेल ओबामा जो है, मतलब थी क्या। और 4 भारतीय महिलाएं इसमें कौन सी शामिल हैं, देखो एक तो दिया मिर्जा है, आरती कुमार राव है, हरमनप्रीत कौर और जेतसुन्मा तेंजिम पामो। समझते हैं भाई, दिया मिर्जा जो है, आप जानते हैं भाई लोगों को दिया दिखा रही हैं, ऐसे याद करो, दिया मिर्जा दिया दिखाए जो लोगों को, है ना, प्रेरक, लोगों के लिए प्रेरक रहे। और दिया है तो आरती भी है, दिया के साथ देखो आरती कनेक्ट हुआ कि नहीं बढ़िया से। हरमनप्रीत कौर देखो लोगों के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनी, ये इंडियन क्रिकेट के कैप्टन है ना। और जेसुमा जो है बौद्ध नन है यहाँ, तो जेत सुनमा बौद्ध नन है, हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, आरती और दिया को एक साथ याद करना है, ये दोनों भी प्रेरक बनी है महिलाओं के लिए। बीबीसी के अनुसार यह 4 भारतीय महिलाएं शामिल होती हैं, ठीक। अब प्रलय मिसाइल क्या है, जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था, वहां पटना के बारे में मैं समझाया था पीछे वीडियो में। पटना में पृथ्वी और अग्नि बताया था, यह दोनों सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा होता है दागो और भूल जाओ, गाइडेड मिसाइल ही बोलते हैं। एक बार टारगेट सेट कर दो और दाग दो और भूल जाओ, भैया टारगेट मारेगी सीधा। तो यही होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहां पर जो पृथ्वी और अग्नि है, लंबी लंबी दूरी की मिसाइलें मान लो रहती हैं ये। अब बीच की अगर छोटी दूरी की लघु दूरी पर अगर मारना है टारगेट को, तो उसके लिए भैया यह मिसाइल तैयार की जा रही है, जिसे प्रलय मिसाइल के रूप में जाना जाता है। सरफेस टू सरफेस अटैक करती है, क्योंकि उसी के आधार पर ही पृथ्वी और अग्नि, अगर आप जानते हैं सरफेस टू सरफेस है तो यह भी पता होगा, वहां समझाया भी था, सरफेस टू सरफेस भी याद कर सकते हो। अब मारक क्षमता देख रहे हैं इसकी 350 से 500 किलोमीटर रहती है। IL-38 क्या है भाई, IL-38 समझते हैं। पहले भारत को समझो, भारत में 3 ओर से देखो तट से घिरा हुआ है। अब यहां पर समुद्र की निगरानी के लिए हमारे पास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो इस समुद्र की निगरानी के लिए ही हमारे पास विमान था, जिसे IL-38C ड्रैगन बोला जाता था, जिसका स्लोगन रहता था विक्ट्री इज माई प्रोफेशन। क्लियर। और यह मिला कहां से था हमें, यह देखो उस समय के तत्कालीन USSR से मिला हुआ था, सोवियत संघ रूस से मिला हुआ था, और यह विकसित किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। इसको समय हो चुका, अब यह सेवा मुक्त कर दिया गया है। बोले जब यह सेवा मुक्त किया गया है तो इसकी जगह हमारे पास आया क्या है, आया है P-8I विमान। और याद करना बहुत आसान है, क्योंकि हम रूस से अब शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिका की ओर। तो P-8I विमान हमने किससे लिया है, बोइंग कंपनी द्वारा लिया गया है। यह निर्मित है यूएसए की बोइंग कंपनी है, और यह IL-38 का स्थान लेगा। यह है पूरी न्यूज।
भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र जो है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है। यहाँ भैया एवियन इन्फ्लुएंजा समझ लो, इन्फ्लुएंजा को हमने बताया था कि यह वायरल डिजीज होता है ना, एक प्रकार का वायरस है, यह इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब यह इन्फ्लुएंजा जो है 4 तरीके का भैया होता है, ठीक। अब एवियन का मतलब क्या होता है? एवियन का मतलब होता है पक्षी वर्ग, ठीक। अब पक्षी वर्ग में यह इन्फ्लुएंजा पाया जाता है, इसलिए इसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और पोल्ट्री में देखिए मुर्गियां वगैरह जो होती हैं, यह भी पक्षी के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, इनको, हेन को, क्लियर। तो भारतीय जो पोल्ट्री क्षेत्र है यह इससे मुक्त हो चुका है। एवियन इन्फ्लुएंजा को समझ लेते हैं। यह जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है यह 4 तरीके का होता है, ABCD स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए प्रकार से ही आपका एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, जिसमें आपका बर्ड फ्लू के रूप में इसे जाना जाता है। यहां देखो 2 तरीके के आपके फ्लू पूछे जाते हैं एग्जाम में, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जो सुअर वगैरह से होता है। जिसके स्ट्रेन होता है, बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन आपका रहता है वह है H5N1, और जो स्वाइन फ्लू है उसका स्ट्रेन है H1N1, मिलान करने को आता है भैया। स्वाइन फ्लू का क्या रहेगा? H1N1, बर्ड फ्लू का रहेगा H5N1। पीछे देखना प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो H5N1 है उसे बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इसी से हमारा पोल्ट्री क्षेत्र मुक्त हो गया है। अब पोल्ट्री क्षेत्र के साथ साथ देख लेते हैं, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों देखा था। भारत का रैंक यहाँ पर तीसरा है अंडे में, और मांस में 8वां है। प्रोजेक्ट कुसा लास्ट है, प्रोजेक्ट कुसा। जैसे आयरन डोम हमने समझा था, इजराइल का एयर डिफेंस है ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर लगा दिया जाएगा, और इसमें क्या है आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल लगा दी जाती हैं। यह इंटरसेप्टर मिसाइल क्या करेंगी? सतह पर ही तैनात की जाती हैं। और मान लीजिए पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ, जैसे फिलिस्तीन की ओर से अटैक हुआ, और यहां से बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी बैलिस्टिक बता रहा हूं, इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी गई और हवा में ही इनकी मिसाइलों को खत्म कर देंगे। यह पूरा प्रोसेस होता है। इसी आधार पर आपका इजराइल का आयरन डोम काम करता है। इसी आधार पर रशिया का S-400 काम करता है, ठीक है। अभी तो हमने S-400 किससे लिया हुआ है? रशिया से लगा हुआ है। अब प्रोजेक्ट कुसा क्या है? अब प्रोजेक्ट कुसा क्या है? भारत का अपना स्वदेशी है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल मिशन तैयार किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट कुसा समझ में आ गया होगा। ये कहानी इसीलिए समझाई आयरन डोम और S-400 वाली। तो सतह से वायु मार करने वाली यह इंटरसेप्टर मिसाइल है, प्रोजेक्ट कुसा के अंतर्गत जो तैयार की जा रही है, ठीक है। अब रूस की S-400 ट्रैम प्रणाली और इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तरह ही यह भी प्रभावशाली रहेगी। यहां समझ में तो आ ही गया होगा यह फैक्ट क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका जो करंट अफेयर्स है, कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर का पिछले वीडियो हमने देख लिया, 2 वीडियो में आया था। अब यह कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ ही कुछ जनवरी का भी तथ्य इसमें शामिल कर दिया गया है। यह पूरा करंट अफेयर्स का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 50 से 60% आपको जो क्वेश्चंस हैं इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में यहीं से मिल जाएंगे। बचा हुआ जो संक्षिप्तकी का पार्ट है वो अगला वीडियो पार्ट बन जाएगा। 2 से 3 दिनों में आपको वह पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स की हो गई तैयारी पूरी, और सारी चीजें हो गई होंगी साथ के साथ हमारे याद। अब आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल करंट अफेयर से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमें भी उम्मीद करनी चाहिए, और आपको भी लग रहा होगा पढ़ करके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? कॉन्फिडेंस यह आया होगा ना कि भैया अभी केवल पढ़ी थी, कंफ्यूज होते थे, अब कंफ्यूजन भी खत्म हो गया वीडियो देखकर, ठीक। अब वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, और फीडबैक जरूर देना अपना। लास्ट में कमेंट जरूर करना वीडियो देखने के बाद, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद।